तो हाय एवरीवन, माय नेम इज रुपेश। तो आज का एक सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। क्यों? क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो यूपीपीएससी एग्जाम में पूछा गया, स्पेशली एंशिएंट इंडिया से। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनके डाउट्स आते हैं कि सर हमने सिलेबस तो कर लिया लेकिन हमसे क्वेश्चंस अभी भी नहीं लग रहे, या फिर बहुत सारे ऐसे ही बच्चे हैं जिनके क्वेश्चंस को देख करके सिलेबस का अंदाजा नहीं लग पा रहा। तो बेसिकली आप एक फ्रेशर हैं या फिर आपने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, आज के इस सेशन में आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपका एग्जाम क्या पूछ रहा है, आपका एग्जामिनर एक्चुअली में आपसे क्या पूछ रहा है। क्योंकि आज हम सारे क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे जो एंशिएंट इंडिया में पिछले 10 साल में यूपीपीएससी एग्जाम्स में पूछे गए। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, सिर्फ हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे, इनफैक्ट उन क्वेश्चंस को एक एक करके मैं सॉल्व करूंगा, हर एक क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, जिसके माध्यम से आपका चैप्टर भी कहीं ना कहीं रिवाइज होता हुआ नजर आएगा। तो आप कोई भी माध्यम के विद्यार्थी हो या फिर आप इंग्लिश में पढ़ते हो, हिंदी में पढ़ते हो, प्रश्न करना है अपने को। क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में स्क्रीन पे दिखाई देगा, हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ठीक है, तो दिस इज दी एंशिएंट इंडिया जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे एक एक करके। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। यू कैन आल्सो कनेक्ट विद मी, आल्सो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, द टीम विल डेफिनेटली रिप्लाई टू दैट पर्टिकुलर कमेंट। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो 2025 में पूछा हुआ है यूपीपीएससी एग्जाम में। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सी किताब है जो कालिदास जी ने नहीं लिखी है, विच इज नॉट रिटन बाई कालिदास। अब मैं एक चीज को यहाँ पे पहले क्लियर कर दूं। पता है बहुत बार क्या होता है, जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है ना, तो हम स्पीड में क्वेश्चन पढ़ने के चक्कर में नॉट रिटन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट्स को गलत कर देते हैं। नॉट रिटन को, नॉट करेक्ट को करेक्ट पढ़ लेते हैं, इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लेते हैं। तो वैसी जगहों पे गलतियां नहीं करना है, सिली मिस्टेक नहीं करना है। तो सीधी सीधी बात है, आपके सामने यहाँ पे 3 किताबें दिखाई दे रही है, मेघदूता, रघुवंशम और एक है श्रीनगर शातका। राइट, इनमें से कौन सी किताब है जो बेसिकली कालिदास जी के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो अगर आपने पढ़ा है इसको, अगर आपने गुप्ता एज में पढ़ा हुआ है, कालिदास के बारे में पढ़ा है, तो आपको पता चलेगा मेघदूता या फिर रघुवंशम ये ऐसी किताब है जो कालिदास जी के द्वारा लिखी गई है। दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ना। तो आपको क्या दिखाई देगा इसमें? सही जवाब क्या है सर? दिस इज ऑप्शन नंबर, दैट इज बी, यानी कि ओनली 3। ये एक ऐसी किताब है जो बेसिकली कालिदास जी के द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी किताबें यहाँ पे कालिदास जी के द्वारा यहाँ पे लिखी गई है। राइट, और कालिदास जी ने बहुत सारी किताबें लिखी है। राइट, तो मेरा एक सजेशन यही रहेगा कि इनके द्वारा जो भी इंपॉर्टेंट प्ले है, जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स है ना, उनका नाम थोड़ा ध्यान में रखना। जैसे आपको यहाँ पे रघुवंशा दिखाई दे रहा है, एक आपको ऐसे ही ऋतु करके एक बुक दिखाई देगा। राइट, देखो मैं क्या करता हूँ ना, व्हाट माय सजेशन इज कि कालिदास की जो बुक्स होती है ना, उनमें स्टार्टिंग में हिंदू नाम होता है, ऋतु होगा, विक्रम होगा, राइट, मलविका होगा, ऐसे नाम को ध्यान में पकड़ के चलो, फिर आप उससे पूरा का पूरा नाम याद कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ। एक किताब है, बड़ी इंपॉर्टेंट, का नाम है मलविका अग्निमित्रा। ठीक है, अब आप मलविका अग्निमित्र उठा लो, ये भी कालिदास जी के द्वारा लिखी गई किताब है। जहां आप मेघदूता उठा लो, तो इसमें भी देखो स्टार्टिंग में मेघ दिखाई देगा, यहाँ पे रघु वर्ड दिखाई देगा, यहाँ पे माला एक वर्ड दिखाई देगा। तो बेसिकली कालिदास जी की किताब में एक पैटर्न क्या दिखता है ना, कि स्टार्टिंग में आपको एक छोटा सा नाम दिखाई देगा जो कि एक हिंदी नेम होगा, राइट, इंडियन हिंदी नेम, और पीछे आपको एक बहुत बड़ा संस्कृत वर्ड दिखाई देगा। उनसे मिलकर के किताब की नाम दिखाई देती है, जो यूजुअली कालिदास जी की सभी प्ले, सभी की सभी किताबों में नॉर्मली देखने को मिलता है। अब अगर मैं आपको बताऊं मलविका अग्निमित्र के बारे में, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बुक है, बिकॉज अग्निमित्र करके एक रूलर थे। राइट, अग्निमित्र करके एक रूलर थे और इनकी लव स्टोरी थी मलविका के साथ में। राइट, और अग्निमित्र कौन है? अगर आप सभी ने शुंगास के बारे में पढ़ा हुआ है, अगर आपको शुंगास के बारे में कुछ आइडिया है, तो आपको याद होगा कि अग्निमित्र कौन थे। तो ही वॉज दी सन ऑफ, किसके बेटे थे सर? ये थे पुष्यमित्र शुंगा। पुष्यमित्र शुंगा करके ना एक रूलर थे, याद करो, जिन्होंने बेसिकली, ये एक्चुअली में कौन थे? जो मौर्य रूलर के बाद में जिन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया था एज अ रूलर, इनका नाम क्या था? पुष्यमित्र शुंगा। राइट, तो पुष्यमित्र शुंगा बेसिकली एक रूलर थे और इन्हीं के बेटे थे अग्निमित्र। अग्निमित्र और मलविका नाम की एक प्रिंसेस थी, उनके बीच की लव स्टोरी थी, जिसको बेसिकली कालिदास जी ने पोर्ट्रे किया। और जो पूरी की पूरी किताब लिखी गई है, वो किताब का नाम क्या है? द नेम ऑफ द एंटायर बुक इज मलविका अग्निमित्र। तो इस तरीके से आपको इंपॉर्टेंट बुक्स को जब बारे में जानना होता है। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट बता दिया, ताकि अगर कभी इस पे क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान में रहे कि ये किताब इनके ऊपर में रिलेटेड है। तो बेसिकली ये 3 नाम तो आप ध्यान में रखना, एक मेघदूता, एक रघुवंशम, और एक आपको यहाँ पे मैंने लिख करके दिया है मलविका अग्निमित्र। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट, दे आर प्रोमिनेंटली वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ कालिदास, जहां से क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप गलती हम नहीं करेंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा। बेसिकली ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपके सामने मैथ्स के कॉलम में 2 अलग अलग चीजें दिखाई दे रही है।
एक जगह पे आपको इंपॉर्टेंट रूलर्स दिखाई दे रहे हैं, ऑन दी अदर हैंड आपको उनकी डायनेस्टी दिखाई दे रही है और आपको बताना है कि सर इसमें से कौन सा पेयर सही है। मतलब रूलर और डायनेस्टी के बारे में बेसिकली एग्जामिनर टेस्ट करना चाह रहा है। तो अगर कोई भी सीरियस एस्पिरेंट है, राइट, तो वो ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करेगा, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत डेप्थ में जाकर के आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट नहीं कर रहा। ऑब्वियस सी बात है सर, हिस्ट्री में सारे रूलर्स याद नहीं होते, लेकिन इंपॉर्टेंट रूलर्स तो ध्यान में होता है ना कि कौन सा रूलर्स किस डायनेस्टी से हैं। और मैच द कॉलम का एक और फायदा मैं आपको बताता हूँ। मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन का एक सबसे बड़ा पता है प्रॉफिट क्या है या फिर पॉजिटिव साइड क्या है। इनका एक सबसे बड़ा एज ये है कि अगर आपको चार में से कोई दो ऑप्शंस भी आते हैं ना, तो आप एलिमिनेट करके राइट आंसर पे लैंड कर जाओगे। मतलब एक होता है ना कि सिंगल सिंगल स्ट्रेट आंसर है कि आता है या नहीं आता, वहां पे कंफ्यूजन हो सकता है, बट दे आर इजी क्वेश्चंस। जैसे आप देखो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं महेंद्र वर्मन फर्स्ट के बारे में। तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर है जो पल्लव डायनेस्टी के हैं। हमने काफी बार इनका नाम सुना हुआ है। राजराजा फर्स्ट के बारे में हमने सुना हुआ है, चोला डायनेस्टी के रूलर है सर। राजराजा फर्स्ट किसके रूलर है? ये चोला डायनेस्टी के रूलर है। तो डी का 3 देखो कहां पे दिखाई देगा, डी का 3 आपको दो ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, ए या बी में से कोई आंसर है। अब आप देख लो सर महेंद्र वर्मन फर्स्ट, यानी कि ए का 2 कहां दिखाई दे रहा है? ए का 2 आपको ये दिख रहा है, सो ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर, यानी कि ए का 2 बी का 4 है ना। तो क्या है सर, ये कुडगांव जो है ये बेसिकली पांड्या डायनेस्टी के हैं, सी का 1 है ना। अमोघ वर्ष इंपॉर्टेंट रूलर है सर, ये किसके हैं? राष्ट्रकूटा के हैं। और अमोघ वर्ष जो थे बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट रूलर रह चुके हैं अमोघ वर्ष जी, है ना। इनके द्वारा लिखी गई एक किताब थी, इफ आई एम नॉट मिसिंग आउट द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक, तो राजमार्ग करके एक किताब थी, राइट, जो बेसिकली राजा जो रूलर्स होते हैं बेसिकली उनको क्या रास्ता फॉलो करना चाहिए उसके ऊपर में वो एक मतलब एक आइडियल बुक करके उन्होंने लिखा हुआ था। सो पॉइंट इज कि जब भी आपको ऐसे रूलर्स दिखाई दे और डायनेस्टीज दिखाई दे ना, तो उनको इंपॉर्टेंट सेक्शंस में एलिमिनेट करके सही आंसर पे लैंड करना इज समथिंग वेरी इजी फॉर अस टू डू दैट। ठीक है, चले आगे। और देखो एक चीज याद रखना, अब इसमें जो रूलर्स का नाम पूछ दिया गया है उन डायनेस्टीज के साथ उनको रिलेट करके रखना, उनको ध्यान में रखना। ऐसा ना हो कि अब इनके ऊपर में फिर से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो अपने से गलत हो जाए, दैट शुड नॉट बी द केस, वो अपने को ध्यान में रखना है, राइट। जैसे हम आगे चलेंगे तो आगे हमारे सामने अब ये बुद्धिस्ट काउंसिल्स को लेकर के बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। बेसिकली ये क्वेश्चन ये भी देखो 2025 का है, रिसेंट ईयर का, एंशिएंट इंडिया का क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए हैं, है ना, और नीचे दिए गए जो जगह हैं जो प्लेसेस है इन्हीं में हुए। आपको बताना है सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सही तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है कि किसके बाद कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। मुझे नहीं लगता इससे सरल, इससे इजी क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप सभी को पता है आपके एग्जाम में बुद्धिज्म जैनिज्म काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और अगर बुद्धिज्म जैनिज्म से ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, सो दे आर द इजीएस्ट क्वेश्चंस दैट वी आर सपोज्ड टू गेट इट करेक्ट, राइट। तो सबसे पहला जो बेसिकली बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। तो राजगीर को यहाँ पे ए बना करके रखो, राइट, राजगीर में हुआ था, राइट। और राजगीर में जो हुआ था आप सभी को बताने की आवश्यकता नहीं सर, किसके टाइम पीरियड में हुआ था? तो ये हुआ था अजातशत्रु। ठीक है, चलो राजगीर के बाद में जो दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो कहां पे हुआ था सर? दैट इज दी वैशाली। कोई मुझे बताएगा वैशाली में कौन थे? क्या वैशाली में उस वक्त काला शोका थे, रूलर कौन थे बताओ, जहां पे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था? ऑब्वियस सी बात है, पता है सबको, है ना। तीसरा जो हुआ था सर दैट इज इन दी पाटलिपुत्र। कौन थे? सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं। अशोका दी ग्रेट, या नहीं पता है? बताओ कौन थे? अशोक थे, है ना, अशोका दी ग्रेट। यहाँ पे काला शोका और यहाँ पे अशोका, दोनों रूलर्स अलग अलग, इसका नाम ध्यान में रखना, राइट। और जो कुंडल वन था सर, यहाँ पे चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, बेसिकली कनिष्का के टाइम पीरियड में हुआ था। इसी पर्टिकुलर बुद्धिस्ट काउंसिल में, चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल जो कनिष्का के टाइम पीरियड में हुआ था ना, इसी में जाकर के बुद्धिज्म दो अलग अलग ऑर्डर में स्प्लिट कर गया था, महायान और हीनयान। बेसिकली महायान एक नया ऑर्डर के रूप में अपने को दिखाई देता है। तो अब अगर आप सही क्रोनोलॉजी इसमें से निकालोगे तो आपको दिखाई देगा, सबसे पहले क्या दिखाई देगा? 2 से स्टार्ट होगी कहानी, है ना। तो या तो आंसर आपका बी है या फिर डी है, बिकॉज 2 से स्टार्ट होना है। तो राजगीर, राजगीर के बाद वैशाली, तो आपका सही आंसर क्या है? अच्छा सॉरी, दोनों में देखो 2 के बाद 1 यही होता है। एग्जामिनर ने दोनों ऑप्शंस को बहुत ही क्लोज रखा हुआ है। तो पहले राजगीर, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र। सो 2 1 4 3, राइट, 2 1 4, और लास्ट में आपको कुंडल वन दिखाई देगा। कुंडल वन कहाँ पे? जो कश्मीर में हुआ था। और कुंडल वन वाला जो है बड़ा इंटरेस्टिंग था, बिकॉज ये कनिष्का के टाइम पीरियड में हुआ था, और यहाँ से बेसिकली आपका जो बुद्धिज्म है ये दो अलग अलग ऑर्डर्स में स्प्लिट कर गया था, है ना, जो बेसिकली हम पढ़ते हुए भी नजर आते हुए दिखाई देते हैं, जो कि हीनयान और महायान करके अपने को दिखाई देता है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, इनको अपने को गलत नहीं करना है, ठीक है। अब देखो कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जो जेंड्रिक स्टेटमेंट बेस्ड होंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, ये क्या है? ये बहुत ही जेनरिक
स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है। अब जेनरिक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आपको दो तीन चीजों को ध्यान में रखना है। सबसे पहला, वो एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, मतलब एकदम नहीं ऐसा होना चाहिए कि इट इज द ओनली सोर्स, एकदम ओनली के साथ एम्फेसिस किया हो, या ऐसा कहीं नहीं ही होता है इस तरीके से स्ट्रांगली निगेट कर दिया हो, और वहां पे फैक्ट कोई खास मेंशन नहीं होता, तो ऐसे स्टेटमेंट्स के सही होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन को रीड करूं, तो बेसिकली क्वेश्चन क्या बोलता है सर, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। देयर आर रेफरेंस ऑफ न्यूमरस रिवर पोर्ट्स इन एंशिएंट इंडिया। अब इसमें क्या गलत हो सकता है, आप खुद ही मुझे बताओ। एंशिएंट इंडिया में सर बहुत सारे रिवर पोर्ट्स हैं, मेंशन किया गया है, तो बहुत ही जेनरिक सा स्टेटमेंट है, मतलब ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये तो ऐसा स्टेटमेंट है जो किसी से गलती नहीं हो सकता, बिकॉज देयर इज नथिंग टू फाइंड रॉन्ग, इसमें तो कुछ गलत निकलने वाला है भी नहीं। सर बहुत सारे एंशिएंट इंडिया में अपने पास में रिवर पोर्ट्स होंगे, कोई रिवर पोर्ट का नाम मेंशन करता है जो शायद इंडिया का नहीं होता है ना, वो अगर किसी और देश का होता है, किसी और कॉन्टिनेंट का होता, तो कहते हैं कि ऑप्शन फैक्चुअली इनकरेक्ट है। बट ऐसे स्टेटमेंट्स दे आर जेनरिक इन नेचर। तो क्या बोल रहे हैं, देयर आर रेफरेंस ऑफ न्यूमरस रिवर पोर्ट इन एंशिएंट इंडिया। यस, दिस इज ट्रू, एकदम है सर, बहुत सारे रिवर पोर्ट्स है ना। आप अपने देश में देख लो, जो गंगा निकल के जा रही थी, तो गंगा पाटलिपुत्र और बाकी जगह से निकल रही थी, तो बहुत जगह पे रिवर पोर्ट्स अपने को दिखाई देता है। नेक्स्ट है, देयर वर लार्ज एंट्री पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड ट्रैफिक। ये भी एकदम जेनरिक स्टेटमेंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे पहले कोट कर दिया था कि आपको बहुत सारे ऐसे जेनरिक स्टेटमेंट्स दिखाई देते हैं, एंड जेनरिक स्टेटमेंट्स आर मोस्टली, दे आर मोस्टली करेक्ट। और होंगे भी क्यों नहीं सर, अभी मुझे बताओ, मोस्टली सही क्यों नहीं होंगे? बिकॉज ना ही कोई यहाँ पे फैक्ट है, ना ही कोई ऐसा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जिससे आंसर या स्टेटमेंट पूरी तरीके से बदल रहा है। सो दे आर यूजुअली एंड मोस्टली करेक्ट एट द एंड ऑफ द डे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर वर लार्ज एंट्री पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड ट्रैफिक। सर बहुत सारे एंट्री पोर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, मतलब बहुत सारे अपने को ऐसे पोर्ट्स देखने को मिलते हैं जहां से अगर हम एंटर करें तो हम इंडियन कॉन्टिनेंट में, भारत में एंटर कर पाते हैं, और यहाँ से सामान को, गुड्स को, ट्रैफिक को मैनेज कर पाते हैं। तो बारूच था, ब्रोच था, ऐसे बहुत सारे पोर्ट्स थे बेसिकली, जहां से गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया और बाहर जाते थे, आते थे। ईस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट है, कल्याणी है, बहुत सारी चीजें। तो ये भी एक जेनरिक स्टेटमेंट है, इसमें भी कोई ऐसा फैक्ट मेंशन नहीं किया गया है, ना ही कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट मेंशन किया गया है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स ना ऐसे होते हैं, मतलब ये वो क्वेश्चन है कि एग्जामिनर भूल के भी नहीं चाहता कि आप इनको गलत करके आओ। ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा सर? ऑप्शन ए, दैट इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। आई थिंक यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द अशोक। अब मैं ना एक दो चीज आपको बता रहा हूँ, मैं वैसे आपको लास्ट में बताऊंगा, बट अगेन आई एम टेलिंग दिस टू ऑल ऑफ यू। जैसे अशोक हो गया, राइट, तो अशोका के ऊपर मौर्य से खैर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको करके चलना, राइट। हमेशा यहाँ से आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। मैं आपको लास्ट में थीम भी बता दूंगा। फॉर एग्जाम्पल बुद्धिज्म है, राइट, या फिर आप उठा लो जैनिज्म है। ये ऐसे टॉपिक्स है जिन पे क्वेश्चन पूछते हैं वो। अगर मैं अशोक के ऊपर में बताऊं, तो अशोक में जो अशोक के इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, मैं आपको अभी इंस्क्रिप्शन के ऊपर में 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा कि रिलीजियस से संबंधित इंस्क्रिप्शन कौन है, कलिंगा वॉर किस पिलर एडिक्ट में मेंशन किया गया है। तो जो इंस्क्रिप्शंस हैं, पिलर एडिक्ट्स हैं अशोका के ना, इस पर काफी बार प्रश्न पूछा गया। या फिर अशोका की जो पॉलिसी है, धम्मा की विचारधारा, जो अभी आपको सामने क्वेश्चन दिख रहा है। अब ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो बुद्धिज्म से कनेक्टेड और एग्जामिनेशन का थीम है, तो ऐसे टॉपिक्स को भूल के भी नहीं छोड़ना। आप कितना भी रिवीजन करोगे तो इन एरियाज को प्रायोरिटी पर रख के रिवीजन करना है, क्योंकि इन पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द डेफिनेशन ऑफ धम्मा गिवन बाय अशोका इज टेकन फ्रॉम राहुल वादा सुत्ता, राइट। अब बेसिकली कह रहा है कि जो अशोका ने धम्मा का विचारधारा दिया है, वो एक्चुअली में राहुल वादा सुत्ता नाम का कोई किताब है, वहां से बेसिकली इसको लिया गया है। लेकिन जेन्युइन बेसिस पे आप देखो तो अशोका ने जो धम्मा की परिभाषा दी थी वो क्या थी। तो अशोका ने धम्मा का मतलब बताया था कि एज अ मोरल, इसको एक मोरल साइंस के रूप में देखा गया था। इट वाज टेकन एज अ मोरालिटी, एक मोरल एंगल पे इसको लिया गया था कि ये हमारा मोरालिटी है, या फिर ये हमारा ऑब्लिगेशन है कि हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए। जैसे कि अशोका के धम्मा में लिखा हुआ है कि सपोजिटली एक राजा है, तो राजा के लिए जो उसकी प्रजा है उसके पुत्र के बराबर है। सो रूलर शुड बी टेकिंग केयर ऑफ हिज सब्जेक्ट, अपने लोगों का ध्यान रखना चाहिए एक राजा को। जैसे कि एक और एग्जांपल के रूप में मैं आपको बताऊं, तो अपार्ट फ्रॉम द राजा है ना, रूलर को हटा करके, जैसे हम लोग हैं, हमें अपने एल्डर्स की बात माननी चाहिए। तो जो धम्मा की विचारधारा ये सोसाइटी में शांति लेकर के आ सके, और ये बहुत ही मोरल ग्राउंड्स पे विचारधारा बेस्ड है, राइट। तो ये ऐसी विचारधारा है जो अशोका ने लिया नहीं है किसी से, बेसिकली ऐसी विचारधारा है जो अशोका एक्चुअली में इंस्पायर्ड थे बुद्धिज्म से, और कहीं ना कहीं उन्हीं लाइंस पे अशोका इसको अडॉप्ट करते हुए नजर आते हैं, ठीक है, जो धम्मा की विचारधारा हम कहते हैं। और इस विचारधारा को अशोका अपने इंस्क्रिप्शंस यानी कि अपने अभिलेखों के द्वारा पूरे देश में, पूरी दुनिया में विस्तारित करते हुए नजर आते हैं।
अगर आप अशोका के इंस्क्रिप्शंस देखोगे तो आपको अफगानिस्तान से लेकर के इंडिया के बाद बांग्लादेश या फिर आप वेस्ट बंगाल उठा लो, तो इंडिया में वेस्ट बंगाल तक आप पूरा का पूरा एरिया आप देखो, वहां पे आपको अशोका के इंस्क्रिप्शंस दिखाई देंगे, यानी कि अशोका के अभिलेख दिखाई देते हुए नजर आएंगे। तो ये इंस्क्रिप्शंस से अशोका क्या करते थे, तो धम्मा की विचारधारा को स्प्रेड करते थे। मतलब ये धम्मा की विचारधारा है, ये जो इंस्क्रिप्शंस होते थे ना, जो ऐसे अभिलेख होते थे, इनके द्वारा इस विचारधारा को लोगों तक पहुंचाया जाता था। यही कहीं ना कहीं अशोका यहाँ पे करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, द डेफिनेशन ऑफ धम्मा गिवन बाय अशोका इज टेकन फ्रॉम दिस। तो ये स्टेटमेंट गलत है बेसिकली, है ना। अच्छा, दूसरा है सर, इन द 14th ईयर ऑफ हिज कॉरोनेशन अशोका अपॉइंटेड अ न्यू टाइप ऑफ स्टाफ कॉल्ड धम्मा महामंत्रास। अब ये थोड़ा फैक्ट है, बट इसको सही करके चलना है अपने को। मतलब ऐसे फैक्ट्स थोड़ा ध्यान में रखना है। जैसे कि एक तो यहाँ पे एक अधिकारी का नाम है सर धम्मा महामंत्रास। तो ये तो हम सभी को पता है कि धम्मा की विचारधारा को विस्तारित करने के लिए अशोका ने धम्मा महामंत्रा नाम के अधिकारियों को अपॉइंट किया था, जिनका काम ही था कि धम्मा की विचारधारा आप लोगों तक लेकर के जाइए। तो इसमें तो कुछ बुरा है नहीं, सही है सर। धम्मा की विचारधारा एक मोरल ग्राउंड था, लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो उसके लिए धम्मा महामंत्रा को अशोका ने अपॉइंट किया था। इसमें कोई बुराई नहीं है। इंटरेस्टिंग सी बात क्या है ना, कि यहाँ पे क्वेश्चन फंस सकता था कि 14th ईयर है, 13th ईयर है, 12th ईयर है। तो इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा फैक्ट्स अपने पास होना चाहिए। मतलब जब भी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, वैसे मैं आपको हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा सक्षम बैच में या फिर प्रारंभ बैच में, तो मैं खुद इस चीज को इंश्योर करूंगा कि जब अपन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम जो स्टोरीज पढ़ेंगे, जो हम स्टोरीज के साथ यानी जो हम कहानियों के साथ में जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, उन कॉन्सेप्ट्स के साथ हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को रिलेट करके पढ़े। मतलब ऐसा ना हो कि कॉन्सेप्ट्स कुछ और हैं, फैक्ट्स कुछ और है, बिकॉज दोनों के अमेलगमेशन में, दोनों के रिलेशन में सीधे स्ट्रेट क्वेश्चंस अपने को दिखाई देते हैं। तो जो लिखा हुआ है ना, इन दी 14th ईयर ऑफ कॉरोनेशन, ये बात एग्जैक्टली सही है सर। धम्मा महामंत्रा स्तर के अधिकारी बनाए गए थे, धम्मा मतलब अशोका के द्वारा, जो धम्मा की विचारधारा को पूरे देश और दुनिया में विस्तारित कर सके। तो क्या दिखाई देगा इसमें आपको, जो दूसरा स्टेटमेंट है ओनली टू, वो सही दिखाई देता हुआ नजर आएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, मिलिंद पन्हो इज इन। अब देखो मिलिंद पन्हो, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये थीम से एग्जाम का बुद्धिज्म से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। मिलिंद पन्हो, क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा, राइट। मिलिंदर नाम का एक रूलर है, उसने कुछ क्वेश्चन पूछे थे एक बुद्धिस्ट मॉन्ग से, उन्हीं के ऊपर में कहानी पे किताब लिखी गई है। तो ये भी बुद्धिज्म का ही टॉपिक है, बुद्धिज्म का ही प्रश्न, और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में फिर से पूछे जाएंगे, है ना। तो इसको ध्यान से करो। तो देखो क्या लिखा हुआ है, मिलिंद पन्हो। पहले मैं आपको मिलिंद पन्हो का मतलब यहाँ पे बेसिकली लिख दूं। तो मिलिंद पन्हो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्वेश्चन ऑफ मिलिंदा। मतलब मिलिंदा के प्रश्न, मिलिंदा के सवाल, इसी को बोलते हैं मिलिंद पन्हो, या फिर हम इसको कहते हैं क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा। एक्चुअली में क्या है सर, तो एक तरीके से एक डायलॉग है, मतलब वार्तालाप है दो लोगों के बीच में। कौन है, तो एक जगह पे आपको किंग मिलिंदा दिखाई देंगे, और एक जगह पे आपके सामने कुछ बुद्धिस्ट, एक बुद्धिस्ट सेंट दिखाई देंगे। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बुद्धिस्ट संत कौन है। तो देखो इनमें एक चीज याद रखना, एग्जामिनर जनरली प्रीलिम्स में जो आपका क्वेश्चन बनता है ना, उसमें हमको कंफ्यूज करने का बहुत ही प्रयास करता है। तो कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, जो सिमिलर लुकिंग ऑप्शंस होंगे, सिमिलर लुकिंग ऑप्शंस कहने का मतलब जो एक जैसे दिखते हुए ऑप्शंस है ना, उन्हीं में से एक आंसर बनाता है। आप एक चीज नोटिस करो, नागार्जुन, नागा भट्टा, नागसेना, देख रहे हो सब में ना 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 लग रहा है, नाग मतलब तीनों में नाग वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ताकि आप आते हुए भी इसको गलत करके आओ। वैसे द करेक्ट आंसर इज नागसेना, ही इज दैट पर्टिकुलर सेंट जो बेसिकली जो किंग मिलिंदा थे, इनके प्रश्नों का आंसर कर रहे थे नागसेना। और किंग मिलिंदा के साथ में क्या है, बेसिकली नागसेना के बीच में जो वार्तालाप हुआ, इसी को मिलिंद पन्हो कहा गया है। तो मैं आपको अगर बेसिक रूप में बताऊं मिलिंद पन्हो क्या था, तो सर मिलिंद पन्हो एक ऐसी किताब है जहां पे किंग मिलिंदा, जिनको हम मिनांद्र भी कहते हैं, इनको मिलिंदा को मिनांद्र भी कहा गया। तो किंग मिलांद्र, जो मिनांद्र है, इन्होंने कुछ प्रश्न पूछे एक बुद्धिस्ट संत से। उस बुद्धिस्ट संत का नाम था नागसेना, और नागसेना ने उस सभी प्रश्नों के सही तरीके से आंसर दिए, वो भी बुद्धिज्म के प्रिंसिपल में। तो ये जो क्वेश्चन और आंसर, यानी कि जो प्रश्न और जो जवाब का वार्तालाप है, राइट, ये पूरे का पूरा एक किताब में रखा गया। उस किताब का नाम क्या है, मिलिंद पन्हो। इसका मतलब ही होता है क्वेश्चन ऑफ मिलिंदा, यानी कि मिलिंदा के प्रश्न, राइट। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सही करना है मैं आपको भी बताता हूँ। लिखा हुआ विच ऑफिसर वाज नोन एज भागदुगा, भागदुगा, राइट। वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि वैदिक काल में, जो वैदिक काल में जो प्रशासन व्यवस्था, प्रशासन प्रणाली चल रही थी, उस समय में जो भागदुगा नाम का आपको अधिकारी दिखाई देगा,
उसका क्या काम था, मतलब बेसिकली वो कैसा अधिकारी था, इसमें से कौन सा अधिकारी है जो भागदुगा नाम से जाना जाता है। बेसिक प्रश्न तो यही है, दिस इज द बेसिक क्वेश्चन दे आर आस्किंग यू राइट। तो भागदुगा को लेकर के सीधा सा आपको एक चीज ध्यान में रखना है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है ना, तो मैं हमेशा एस्पिरेंट को बोलता हूं कि हिंदी की टर्म्स को स्प्लिट करना समझो, तोड़ना सीखो। जैसे आपको यहाँ पे दो शब्द दिखाई देगा, एक भागा और एक आपको दुगा। तो ये जो वर्ड है ना, क्या है, भागा, राइट। भागा वर्ड का मतलब पता है क्या होता है? भागा एक बहुत ही हिंदी वर्ड है और भागा का मतलब होता है शेयर, है ना। कहते हैं ना कि उसका कितना शेयर है, उसका कितना भाग है। सो भागा समवेयर इक्वल्स टू शेयर। तो ये जो भाग दुगा था, तो इसको एक तरीके से रिलेट कर सकते हो कि एक जमीन है ना, और उस जमीन में जितना उपज रहा है उसका कुछ प्रतिशत, उसका कुछ शेयर, उसका कुछ भाग हम टैक्स के रूप में ले रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे भागा दुगा नाम का एक अधिकारी है। मतलब क्या है सर? ही इज अ रिवेन्यू कलेक्टर। एक्चुअली में रिवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं। तो पहले रिवेन्यू कलेक्ट कैसे होता था? तो कुछ शेयर के बेसिस में। जैसे आज भी आप देखो, मतलब आज के टाइम पे तो नहीं, लेकिन उस टाइम पे आप देखो तो 1/3 वाज द टैक्स कलेक्शन, की 1/3 हम आपसे टैक्स ले लेंगे। कहीं पे 1/4 टैक्स होता था, कहीं कहीं पे तो सर आधा, प्रोडक्शन जितना हुआ उसका आधा टैक्स के रूप में ले लिया जाता था, राइट। तो जनरली एक स्टैंडर्ड था कि 1/3 जो था वो टैक्स कलेक्शन है, यानी कि आपने जितना भी प्रोड्यूस किया उसका 1/3 जो शेयर है, उसका 1/3 भाग जो है वो कहीं ना कहीं टैक्स के रूप में चला जाएगा। उसी भाग से आपको यहाँ पे भागा दुगा नाम का एक शब्द दिखाई देता हुआ नजर आएगा। सो इट सिंपली मींस रिवेन्यू कलेक्टर, जो भाग से भागा दुगा नाम का एक शब्द के रूप में आपको दिखाई देता हुआ नजर आता है। मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू, है ना। चलो अगला प्रश्न जो आपको इसी से संबंधित दिखाई देगा, क्या बोल रही है? सो दिस इज दी चरक संहिता। क्या नाम है इसका? इसका नाम है चरक संहिता। सो चरक संहिता इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी चैप्टर्स एंड सेक्शंस। ये कह रहा है जो चरक संहिता है इसको कितने चैप्टर्स में और इसको कितने सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहली बात सर, चरक संहिता एक्चुअली में चरक के द्वारा लिखी गई किताब थी और ये आयुर्वेद के ऊपर में थी, है ना। मतलब वही आयुर्वेद और आयुर्वेद की पॉलिसीज एंड ऑल दैट, उससे संबंधित, मतलब मेडिकल साइंस, उस टाइम पे जो मेडिकल साइंस था ना, है ना, जो उस टाइम का मेडिकल था, राइट, जो मेडिकल साइंस था, बेसिकली जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है आयुर्वेदा के नाम पे, राइट, उससे संबंधित एक किताब थी, राइट। और एक बहुत बड़ी किताब थी, उसमें बहुत सारी औषधियों के बारे में जिक्र किया गया था, उन औषधियों को कैसे फॉलो करना है, ऐसी बहुत सारी चीजें उस किताब में आपको दिखाई देता है। अब एक सिंपल सा प्रश्न आता है, ये जो चरक संहिता है इसको कितने चैप्टर्स में और कितने सेक्शंस में डिवाइड किया गया था? प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट चरक संहिता एक इंपॉर्टेंट किताब है, तो ऐसे फैक्ट्स ध्यान में रखना है अपने को। 120 चैप्टर और 8 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है। तो ये फैक्ट अब आज से आप ध्यान में रखना। अगर आपको नहीं याद था तो इसको रट के रखना, क्योंकि बहुत बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, है ना। तो अगर सपोज करो सेम फैक्ट या सेम ग्राउंड पे क्वेश्चन रिपीट हुए तो हमसे वो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। वी शुड बी एटलीस्ट गेटिंग दिस क्वेश्चंस करेक्ट। अपना ऑब्जेक्टिव यही है सर कि हमें ये क्वेश्चंस उस लेवल पे फिर गलत नहीं करना, उनको सही करके आने, ठीक है। अब देखो एक बहुत ही जेनरिक सा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एंशियंट टाइम पे बहुत सारे इन्वेडर्स रहे। इन्वेडर्स मतलब कौन? जो आक्रमण करके देश में आते हैं। अब मैं अगर आपको इन्वेडर्स के बारे में बता रहा हूं तो थोड़ा सा लेट मी ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया। नाउ लेट्स सी, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, है ना। तो आपको एक चीज समझ में आएगा, हमारे देश में आक्रमणकर्ता जो थे, जो इन्वेडर्स थे, वो बेसिकली कहां से आते थे। तो आप एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे समझने की कोशिश करना, ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा समुद्री तट है। इट्स ऑल अबाउट दी ओशियन। आपको पता है सर इन पूरे एरियाज में समुद्री तट है, यहाँ पे तो ओशियन है। तो ओशियन से आक्रमण करके आना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक और चीज इंटरेस्टिंग आपको ये भी ध्यान में रखना है, सर ये वाला जो एरिया, ये है ना, तो यहाँ पे आपको बेसिकली माउंटेन्स बहुत दिखाई देंगे, है ना। मतलब यहाँ पे आपको माउंटेन्स में आप देख लो ना तो बहुत बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देंगे। आपको पता ही है, खैर माउंटेन्स आपने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है। तो इन एरिया से भी आक्रमणकर्ताओं के लिए आना, इन्वेडर्स के लिए आना बहुत ही ज्यादा कठिन था। इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल कि वो उस एरिया को पेनिट्रेट करके आए। तो जनरली इन्वेडर्स कहाँ से आते थे? तो जनरली इन्वेडर्स इस एरिया से इंडिया में अटैक करके आते थे, जो कि इंडिया का नॉर्थ वेस्ट फ्रंट था। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज द नॉर्थ वेस्ट। ये क्या है सर? ये हमारे देश का नॉर्थ वेस्ट फ्रंट है। यहाँ से हमारे देश में काफी आक्रमण हुए हैं। एंशियंट में हुआ है, मिडिवल में हुआ है, और मॉडर्न में तो खैर ब्रिटिशर्स का टाइम पे तो उन्होंने ही पूरी इकोनॉमी को और पूरे देश को कॉलोनाइज कर लिया था, तो बात ही अलग है। तो अगर आप एंशियंट इंडिया के संदर्भ में देखते हो तो आपको ये बताना है कि सही क्रोनोलॉजी क्या रही है, पहले कौन आए हैं, उनके बाद किस तरीके से कहानी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, राइट। तो एक चीज को याद रखना, सबसे पहले आपको ग्रीक्स दिखाई देंगे। कौन दिखाई देंगे? ग्रीक्स।
शाकास बाद में आते हैं, तो आप ए और सी को पहले कट कर दोगे। ग्रीक में जैसे आप सभी ने नाम सुना होगा अलेक्जेंडर का, किसका नाम सुना होगा सर? अलेक्जेंडर, है ना। तो अलेक्जेंडर बोले तो सिकंदर, अलेक्जेंडर दी ग्रेट, आपने काफी बार ये वर्ड सुना होगा। अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया है ना, सिकंदर का आक्रमण जो था, अलेक्जेंडर इन्वेजन जिसको आप पढ़ते हो, तो ही वाज अ ग्रीक। अलेक्जेंडर क्या था सर? वो एक ग्रीक था। तो सबसे पहले अलेक्जेंडर ने इन्वेजन किया। अलेक्जेंडर के बाद शाकाज ने आक्रमण करके इंडिया में अपने आप को स्टैब्लिश किया, वो भी सेंट्रल एशिया और बाकी जगह से आए थे। तो अलेक्जेंडर जो था ये ग्रीक यानी कि यूरोप से आया था, है ना। सो ग्रीक्स वर द फर्स्ट, सबसे पहले ग्रीक्स आए, फिर आपको शाकास, फिर आपको कुशानस, ऐसे आपको अलग 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 कम्युनिटी भारत में आकर के स्टेबल होते हुए और अपने रूल को स्टैब्लिश करते हुए दिखाई देते हैं। तो जो सही ऑर्डर आपको दिखाई देगा दैट इज द ग्रीक, देन शाकास, देन कुशानस। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका यहाँ पे सही जवाब के रूप में दिखाई देगा। दिस ऑप्शन इज हियर, इट इज द करेक्ट ऑप्शन एट द एंड ऑफ द डे। मुझे उम्मीद है कि शायद अब इसके बाद में आप ऐसे क्वेश्चंस को गलत तो नहीं करके आओगे, ठीक है। तो आप एक चीज को नोटिस करना, आपका एग्जामिनर क्या कर रहा है सर? कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ फैक्ट्स को इंटीग्रेट करके वो होलिस्टिक क्वेश्चंस बनाता है और उन क्वेश्चंस के बेसिस पे आपकी प्रिपरेशन के, आपके स्टैंडर्ड को मेजर आउट करने की पूरी कोशिश करता है। दैट इज हाउ ही इज प्लानिंग टू डू थिंग्स, राइट। चलो आगे चलते हैं। तो इफ वी गो हेड, तो आपके सामने ये मैच द कॉलम के क्वेश्चंस दिखाई देंगे। अब ये कुछ आर्कोलॉजिकल साइट्स है, मतलब ये कुछ ऐसे साइट्स है जहां पे आर्कोलॉजिस्ट गए थे, पुरातत्व विभाग गया था, उसने पूरा आर्कोलॉजी किया, पूरा खुदाई वुदाई किया, पूरा आर्कोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस किए गए। और आपको ये बताना है कि प्रेजेंट लोकेशन में ये अपने को कहां पे दिखाई देते हुए नजर आते हैं। वेयर डू वी सी दीज काइंड ऑफ आर्कोलॉजिकल साइट्स? बेसिकली हमें भारत में आर्कोलॉजिकल साइट्स कहां पे दिखते हैं, एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे। देखो पहले हम उनको पकड़ेंगे ना जो साइट्स बहुत पॉपुलर हैं, जिनको मेजोरिटी ऑफ टाइम्स बच्चे किताब में पढ़ के जाते हैं, जो अपने एनसीईआरटीज में मेंशन होता है। जैसे आर एस शर्मा भी आपको दिख जाएगा, तमिलनाडु पब्लिकेशन की भी एनसीईआरटी में दिख जाएगा। जैसे कि आपको सबसे पहले नेवासा दिखाई देगा, तो नेवासा, दैमाबाद, ये सब महाराष्ट्र में प्रेजेंट साइट्स है, राइट। दिस इज अ वेरी फेमस साइट, नेवासा हो गया, दैमाबाद हो गया, सब बहुत ही प्रमुख साइट्स है जो कहाँ पे दिखाई देंगे आपको? महाराष्ट्र में। तो ए का 3, अब देखो ए का 3 आपको 3 जगह रिपीट हो रहा है, तो एग्जामिनर को पता है कि भाई एनसीईआरटी का फैक्ट है, सारे बच्चों को याद है, कंफ्यूज करो, इससे आंसर तो नहीं निकलने वाला, यानी कि आपको एक और कुछ ना कुछ इसमें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। वैसे लेट मी से दिस टू ऑल ऑफ यू, एक आपको यहाँ पे गुड़ियाम केव दिखाई देगा। गुड़ियाम केव बेसिकली तमिलनाडु में पाया जाता है। दिस गुड़ियाम केव, दिस इज फाइंड इन दी तमिलनाडु, यानी कि डी का 2। देखो इससे आंसर निकल रहा है क्या? यस, इससे आंसर आपका निकल रहा है। एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए डी का 2 पे 2 ऑप्शंस बना करके रखे हुए थे, तो अगर आप ए का आंसर, आपको ए का पेयर पता है और अगर आप बी पे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं है, तो आपका आंसर बेसिकली इसी से निकल जाएगा। तो मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसे जो फैक्ट होते हैं ना, नॉट नेसेसरली कि आपको सारे फैक्ट याद हो, लेकिन अगर आपको एक दो भी ध्यान में हो तो आप एलिमिनेट करके सही जवाब तक पहुंच जाओगे। अब आपका इसका मतलब ये नहीं है कि सर आप बस यही देखोगे और आगे चले जाओ, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमारा काम ये भी है कि अब जैसे ईसामपुर हो गया, डिडवाना हो गया, तो ऐसे जो साइट्स है ना और इनका जो प्रेजेंट लोकेशन है, हम इसको भी रिवाइज करें, बिकॉज इसके ऊपर में भी अगर अगली बार क्वेश्चन आए तो अपने पास फैक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल डिडवाना कहाँ पे? ये सर ये राजस्थान में, देखो यहाँ पे कहाँ दिख रहा है? सी का 1, देखो डी का 2, ये तो अपने को पता है। तो क्या बचा? बी। तो ईसामपुर, ईसामपुर कहाँ है सर? ये आपको दिखाई देगा कर्नाटका में। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पेयरिंग बना सकते हो और इन पेयरिंग में जो आर्कोलॉजिकल साइट्स है इनको याद रख सकते हो। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल साइट्स है जो कि आपको प्रेजेंट डे इन लोकेशंस में दिखाई देते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, राइट। ये कह रहा है हु वाज खरीदेदार? खरीदेदार कौन है? यही है ना कि भाई ये बताओ इनमें से कौन है खरीदेदार। अब देखो खरीदेदार एक्चुअली में होता कौन था, राइट। तो मैं फिर से बता रहा हूं, ऐसे ऑफिशियल्स के ऊपर में क्वेश्चन आपका एग्जामिनर पूछता है, तो क्या ये चीफ ऑफिसर थे परगाना के, या फिर रॉयल पैलेसेस के कस्टोडियन थे, मतलब बेसिकली जो आपका रॉयल पैलेस है उसकी कस्टडी इनके पास में होता था, या फिर ये रॉयल ऑर्डर्स को डिस्पैच करते थे, या फिर एक ऐसे ऑफिसर थे जो बेसिकली अकाउंट्स को अपने ध्यान में रखते थे। तो इनका जो मेन काम था, मैं आपको अगर जनरली बताऊं, तो जो आपके प्रशासन में, जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में जो अलग अलग ऑर्गन्स थे ना, उनके बीच में एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करके रखना, जो अलग अलग ऑर्गन्स है उन सभी के बीच में मैसेजेस को स्प्रेड करना, ऑर्डर्स को पास करना, चीजों को सही तरीके से काम कराना, मतलब जो जो अलग अलग ऑर्गन्स है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन सही करना, बेसिकली इनका एक सबसे इंपॉर्टेंट काम यही था। यही थे आपके खरीदेदार। तो इनका ऑप्शन में दिखाई देगा, ऑप्शन बी, दैट इज डिस्पैचर ऑफ द रॉयल डिक्रीज। रॉयल डिक्रीज बोले तो रॉयल ऑर्डर्स, यानी कि इन ऑर्डर्स के माध्यम से
जो अलग अलग ब्रांचेस थे उनके बीच में, जो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन थे उनके बीच में कहीं ना कहीं यूनिट्स के बीच में अलायंस लेकर के आना, है ना, कोऑपरेशन लेकर के आना, मतलब ये काम बेसिकली इनका यही था कि सर इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो चीजों को मैनेज कर सके। तो रॉयल ऑर्डर्स पास किए जाते थे ताकि अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में क्या हो सके, एक अलायंस बनाया जा सके, एक को क्या काम करना है, दूसरे वाले को कैसे काम करना है, तो एक ऑर्डर पास हुआ, पता चलेगा कि अलग अलग ऑर्गन्स कैसे फंक्शन करेंगे, यानी कि इज अ डिस्पैचर ऑफ द रॉयल डिग्री, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आएगा। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन है सर हड़प्पन कल्चर को लेकर के। इंटरेस्टिंग सी बात क्या है, हड़प्पन कल्चर के एक्सटेंड के ऊपर में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे हम हड़प्पन कल्चर के बारे में पढ़ते हैं ना, कि जो हड़प्पन कल्चर है, यानी कि हम बेसिकली बात कर रहे हैं सर इंडस वैली सिविलाइजेशन के कल्चर के। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो कल्चर था वो सिर्फ इंडस वैली तक ही स्थापित तो नहीं था, पूरे देश में अलग अलग साइट्स पे आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले कल्चर्स दिखाई देंगे ना। मतलब ऐसा तो नहीं है कि सर इंडस वैली सिविलाइजेशन कहने के लिए इंडस रिवर के आसपास का सिविलाइजेशन है तो सिर्फ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। एक्चुअली में इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको गुजरात में भी दिखाई देगा, महाराष्ट्र में भी उसका कुछ पार्ट दिखाई देगा, कुछ पार्ट्स आपको उसका दिखाई देता हुआ नजर आएगा कहाँ पे, सर आपको नॉर्थ इंडिया में दिखाई देगा। मतलब अलग अलग जगहों पे देश पे साइट्स थे। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि सर इसका ईस्टर्न बाउंड्री क्या था, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इसका ईस्टर्न एक्सटेंट क्या था। तो ईस्टर्न एक्सटेंट बनाने से पहले अगर हम थोड़ा मैप के साथ कवर अप करें तो शायद हम और बेटर तरीके से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका नॉर्थ, ये है आपका साउथ, ठीक है, ये है आपका ईस्ट और ये है आपका वेस्ट। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है सर, ये बोल रहा है कि आपका ईस्टर्न बाउंड्री क्या था, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बेसिकली वो साइट यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेटेड ज्यादा दिखाई दे रहे थे। तो इसका ईस्ट साइड जो आपको दिखाई देगा, ईस्टर्न एक्सटेंट दिखाई देगा, वो यहाँ यूपी में एक एरिया है और उस एरिया का नाम है सर आलमगीरपुर। क्या नाम है इसका, इसका नाम है आलमगीरपुर। कहाँ पे, ये यूपी में है। ये इसका ईस्टर्न एक्सटेंट है, ये इसका क्या है सर, ये इसका ईस्टर्न साइट है बेसिकली, जहां पे आपको स्प्रेडेड दिखाई देगा, राइट। इसका जो वेस्टर्न साइट है ये है सुट का सुट कैंडोर। ये बेसिकली सुट का कैंडोर ये बेसिकली एक एरिया है जो पाकिस्तान वाली साइड में, पाकिस्तान के आसपास में, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले एरियाज में है ना, वहां पे दिखाई देगा। दिस इज द वेस्टर्न एक्सटेंट, है ना। वैसे ही इसका नॉर्थ और साउथ भी दिखाई देगा। नॉर्दर्न साइड जो है वो आपको कश्मीर, जम्मू कश्मीर में मांडा वाला एरिया दिखाई देगा, और साउथ में आपको यहाँ पे दैमाबाद दिखाई देगा जो कि महाराष्ट्र में। तो इस तरीके से इसका नॉर्थ साउथ यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वेस्ट में सुटका कैंडोर से लेकर के ईस्ट में इंडिया में उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर तक था, ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर के नीचे महाराष्ट्र तक था, यानी कि इस पूरे के पूरे साइट में आपको क्या दिखाई देगा, हड़प्पन कल्चर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा सर आपको यहाँ पे, हियर यू विल फाइंड इज हड़प्पन कल्चर और यू विल फाइंड इज इंडस वैली सिविलाइजेशन का कल्चर आपको बेसिकली ये पूरे के पूरे इस पर्टिकुलर एक्सटेंट में यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आएगा। दैट इज हाउ दिस पर्टिकुलर साइट इज विटनेस्ड। समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनर ना एक प्रिसाइज साइट पे ना पूछ करके उसके एक्सटेंट के ऊपर पूछ देता है कि अच्छा बता दो नॉर्थर्न एक्सटेंट क्या है, साउदर्न क्या है, ईस्टर्न क्या है, वेस्टर्न क्या है। दे आल्सो आस्क क्वेश्चन समथिंग लाइक दिस, राइट। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द पुरानास, यानी कि अगर हम पुरानास की बात करें तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहली बात तो इस चीज को ध्यान में रखो कि ये जो पुरानास है ना, ये एक्चुअली में क्या है। सो पुरानास आर बुक्स, राइट। क्या ये वैदिक से भी ज्यादा पुराने हैं। अब यूपीएससी में भी एक बार क्वेश्चन आया था 2024 के प्रीलिम्स में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि सबसे ज्यादा कौन सा पुराना है, पुराना ज्यादा पुराने हैं या फिर वैदिक बुक्स ज्यादा पुराने हैं। तो लोगों को लगा कि पुराना नाम में ही पुराना दिख रहा है तो ये बहुत पुराना होगा, बट दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, प्लीज अंडरस्टैंड, है ना। पुराना बहुत बाद में लिखे गए, मौर्याज और बाकी से संबंधित जो डायनेस्टीज हैं इनका इंफॉर्मेशन आपको पुरानास में दिखाई देगा। और वैदिक बुक्स काफी पहले की बुक्स है, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में वैदिक एज आया तो आपको वहां पे वैदिक बुक्स दिखाई देते हुए नजर आती है, यानी कि वैदिक बुक्स आर दी ओल्डेस्ट बुक्स दैट वी सी देयर। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ पुरानास, अगर आप पुरानास की बात करते हो तो यस इंफॉर्मेशन जो है वो मौर्य डायनेस्टी से संबंधित बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन है जो आपको विष्णु पुराण में दिखाई देते हैं। इनफैक्ट जो वायु पुराण है ये एक्चुअली में गुप्ता सिस्टम, गुप्ता पीरियड में जो गुप्ता का जो गवर्नेंस सिस्टम था उसके ऊपर में काफी कुछ बताता हुआ नजर आता है। तो ये जो अलग अलग पुरानास है ना, इस चीज को याद रखना, ये जो पुरानास रहे हैं ये एक कोई किताब नहीं है, राइट। इसमें बहुत सारी किताब है और ये काफी साल तक लिखी गई है, यानी कि पुरानास में मौर्य के बारे में मेंशन किया गया है, राइट।
पुरानाज में गुप्ताज के बारे में मेंशन किया गया है, यानी कि पुरानाज ऐसी किताबें हैं जिनमें अलग 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 डायनेस्टीज का क्या किया गया हुआ है सर, जिक्र किया गया हुआ है, बिकॉज इनको उस टाइम पीरियड में लिखा गया था। तो आप खुद देखो, मौर्य है, गुप्ता है, इनसे काफी पहले वैदिक बुक्स लिखी गई है। सो वैदिक्स आर इवन ओल्डर देन दिस पर्टिकुलर पुराना। ये पुराना से भी सबसे पुरानी कौन है, वैदिक किताब है, राइट। उनके काफी बाद आपको ये सारी किताबें यहाँ पे दिखाई देते हुए नजर आएंगी। सो एनीवेज आपको यहाँ पे आंसर में दिखाई देगा कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, बोथ दी स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट हियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो मैं फिर से बता रहा हूँ, हमारे एंशिएंट इंडिया में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, मेजॉरिटी क्वेश्चंस अपने एंशिएंट में या तो प्योर फैक्चुअल है या फिर कॉन्सेप्चुअल है, और कुछ एरियाज है जिन पे इनका ज्यादा फोकस रहता है। मैं आपको एरियाज आप बोलोगे तो क्लास के एंड में आपको एक थीम्स के बेसिस पे बता दूंगा कि इन एरियाज पे अपने को थोड़ा स्पेशल फोकस करना है। अब एक ये क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए छोड़ रहा हूँ, आपको मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, इनमें से कौन सा पेयर जो है वो सही तरीके से मैच किया गया है। तो आपके सामने ना कुछ थॉट्स रखे हुए हैं, मतलब कुछ थॉट प्रोपोनेंट मतलब इस विचारधारा को प्रमोट करने वाली चीज है, राइट। जैसे आप देखो तो उत्तरा मीमांसा एक विचारधारा है, मीमांसा एक विचारधारा है, न्याय एक विचारधारा है, या फिर आप देखो तो विशेषिका ये एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी है। अब ये क्वेश्चन है सर कि ये सारी की सारी जो आपको यहाँ पे आइडियोलॉजीज दिखाई दे रही है, इन आइडियोलॉजीज को क्या इन लोगों ने प्रमोट किया है, मतलब आर दे द रियल प्रमोटर ऑफ दीज आइडियोलॉजीज। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन है जो सही तरीके से मैच किए गए हैं यहाँ पे। आई विल बी वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्सेज एंड आई विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी टू सी कि कितने ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो लेक्चर्स को सिंसियरली देख रहे हैं। लगभग 36 मिनट हो चुके हैं, 36-37 मिनट हो चुके हैं, और आपने इन लेक्चर्स को यहाँ तक सीरियसली देखा, यानी कि आप आने वाले 1-1.5 घंटे को भी सीरियसली देखोगे। यू विल बी वॉचिंग आउट दिस एंटायर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यू हैव टू लेट मी नो, इसका आंसर आपको मुझे यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चले आगे, शैल वी गो अहेड? एनीवेज लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड बेसिकली इनका जो पूरा नाम था वो है चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य, इनको विक्रम आदित्य कहते हैं, राइट। तो इनको पूरे तरीके से कहा जाता है इस कॉलेज चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। नाउ विद रेफरेंस टू चंद्रगुप्त सेकंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगर आप चंद्रगुप्त सेकंड की बात करते हैं तो नीचे दिए गए कौन से स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे सही दिखाई दे रहे हैं। पहला स्टेटमेंट है द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शाका विक्ट्री इज द सिल्वर कॉइन ऑफ दिस किंग, यानी कि बेसिकली चंद्रगुप्त सेकंड का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस है कि सर उन्होंने शाखाओं के ऊपर विक्ट्री की है, वो थी सर इनके सिल्वर कॉइन जो बेसिकली इन्होंने जारी किया था। यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड ने कुछ सिल्वर कॉइन्स को जारी किया था जिससे ये पता चलता है कि उन्होंने शाखाओं को हराया है। तो ये स्टेटमेंट सर सही है। जो बेसिकली सिल्वर कॉइन इनके द्वारा जारी किया गया था, उस सिल्वर कॉइन का नाम क्या था? अगर नाम ना याद हो तो नाम ध्यान में रखना, दैट इज द रूपक। What is the name? The name is the Rupaka, right? So Rupaka was the silver coin which were issued by these individuals. तो अपने को ये ध्यान में रखना है। Next option is the weight of these coins are about 33 grams. देखो एक तो जेनरिक स्टेटमेंट हो जाता है, जनरली 33 ग्राम्स, अबाउट 33 ग्राम्स, अप्रोक्सीमेटली 33 ग्राम्स, ऐसे वर्ड दिखाई दे तो उन स्टेटमेंट्स की वैसे भी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश हो जाती है कि ये सही हो सकते हैं, इनके चांसेस ज्यादा है। अगर मैं आपको जेन्युइन बेसिस पे बताऊं तो इसका जो ग्राम का वेट था वो पैरामीटर में था 30 से लेके 35 ग्राम के बीच में, समहाउ वो ग्राम था, मतलब उतना वेट था जो कॉइन्स थे अप्रोक्सीमेटली 30 से 35 ग्राम के बीच में। लेकिन जनरली 33 ग्राम्स एक नॉर्मल एवरेज कंसीडर किया गया कि इतना आसपास में उनका वेट होता था। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। सो हियर बोथ दी स्टेटमेंट्स आर डेफिनेटली करेक्ट। सो ऑप्शन बी आपको यहाँ पे सही दिखाई देगा। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य सर बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल रूलर है गुप्ता डायनेस्टी के, क्योंकि इनके टाइम पीरियड में हम कहते हैं कि गुप्ता डायनेस्टी अपने हाईएस्ट वाटर मार्क को टच कर रही थी, यानी गुप्ता डायनेस्टी अपने हाईएस्ट पिक पे चल रही थी। हाईएस्ट पिक पे चलने का मतलब क्या है? मतलब गुप्ता डायनेस्टी पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी और गुप्ता अपने रिदम में बहुत ही स्ट्रांगली ग्रो कर रहे थे, उनका बहुत ही मतलब स्पीड में विकास हो रहा था। तो बेसिकली चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य को हम क्या कहते हैं? कहते हैं कि सर इनका वो फेज है जिस टाइम पे गुप्ता डायनेस्टी अपने हाईएस्ट पिक या हाईएस्ट ग्लोरी पे चलती हुई नजर आ रही थी, है ना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ऐसे क्वेश्चंस सर किसी बुक में नहीं होते, राइट। अब ऐसे क्वेश्चंस को अपने को अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सही करना होता है। अब आप खुद इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको इसको सही करने के लिए यू हैव टू गेट समथिंग वेरी करेक्ट और फिर आप इसको सही कर पाओगे। जनरल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर में क्वेश्चन कोई भी इंसान सही कर सकता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक जगह पे आपको गॉड के नाम मेंशन किए गए,
Just a second. I think I'm audible. Yes. Okay, okay, okay. Now I think I'm audible. Yes. तो बेसिकली यहाँ पे एक जगह पे गॉड्स के नाम मेंशन किए गए और दूसरी जगह पे यहाँ पे सिंबल मेंशन किया गया है। तो ये बताया गया है कि कौन से ऐसे डीटीज है, कौन से ऐसे गॉड है, वो कौन से सिंबल को बेसिकली फॉलो करते हैं, उसी को लेकर के आपके पास में यहाँ पे पेयरिंग्स बताया गया है। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जो बुक्स में नहीं पढ़ने को मिलता, ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है। अगर हमने अपनी सोसाइटी में पूजा पाठ किया है या फिर हमने देखा है तो ऐसे क्वेश्चन तो अपन सही करके ही आएंगे। अब आप खुद देखो, यहाँ पे शिव भगवान का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे ट्रिडेंट दिया है। ट्रिडेंट मतलब होता है त्रिशूल। तो ऑब्वियस सी बात है सर, शिव भगवान त्रिशूल, हम सभी ने देखा है शिव भगवान का त्रिशूल काफी फेमस है। अगर किसी को सिर्फ इतना भी पता है तो भी वो इस क्वेश्चन को सही करके लेकर जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, ए का 2 दिखाई देगा। ए के 2 पे आपको बस एक ही पेयरिंग दिखाई दे रही है, बस इसी को आपको देखना है, बाकी आपको वैसे भी सही हो जाएगा। विष्णु भगवान के पास तो वैसे भी चक्र है, उंगली में आप देखा ना उनके पास में चक्र चलता है, सुदर्शन चक्र। बहुत अपने मिथोलॉजीज या स्टोरीज में है ना, बहुत सारी जगहों पे इन चीजों के बारे में पढ़ा भी होगा। तो इस हिसाब से आपके पास में सारे ऑप्शंस निकल जाएंगे। सरस्वती माँ, तो सरस्वती माँ के बारे में आपको यहाँ पे वीणा है ना, सरस्वती माँ के पास वीणा होता है, वैसे ही गणेश जी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। सो दैट इज हाउ जो गॉड्स रहे हैं और उनके जो सिंबल्स रहे हैं, उनका यहाँ पे एक पेयरिंग पे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करता हुआ क्वेश्चन दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। आई होप ये क्वेश्चन अभी सबसे सही हो गया होगा। आई थिंक ऑल ऑफ यू वुड बी गेटिंग दिस क्वेश्चन करेक्ट। ये क्वेश्चन भी 2023 के प्रीलिम्स में बेसिकली स्टेट पीएससी यूपी में पूछा गया था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ऑन दी स्तूपा। पहली बात, स्तूपा किस चैप्टर से रिलेटेड है सर? स्तूपा इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म, है ना, बिकॉज बुद्धिज्म में स्तूपा कल्चर काफी फेमस होता है। स्तूपा की शुरुआत हिस्ट्री में आप देखोगे तो सबसे पहले ऋग्वेद में मेंशन किया गया है, स्तूका करके ऋग्वेद में इसका जिक्र सबसे पहले किया गया, लेकिन काफी पॉपुलर ये बुद्धिज्म में होती है। तो अगेन बुद्धिज्म पे क्वेश्चन है ना। अभी बोल रहे हैं सर द फीचर्स ऑफ प्लेटफॉर्म विथ अरेक पिलर्स। अरेक पिलर्स आपको किस में देखने को मिलते हैं सर? अरेक पिलर्स बहुत ही डिस्टिंक्टिव पिलर्स है, बहुत ही स्पेशल पिलर्स हैं जो बेसिकली हमें स्तूपा में देखने को मिलता है। लेकिन क्या वो सभी स्तूपास में? तो नहीं, वो सभी स्तूपास में नहीं है। वो एक्चुअली में अपने को अमरावती स्तूपा में देखने को मिलेगा। तो अमरावती स्तूपा वैसे भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अमरावती स्तूपा के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि सतवाहनास के टाइम पीरियड में अपने को इस स्तूपा का ओरिजिनेशन दिखाई देता है। सतवाहनास है ना, जो बेसिकली डेक्कन को रूल करते थे अप्रोक्सीमेटली सेकेंड सेंचुरी एडी के आसपास, मतलब उसी टाइम पीरियड में, सेकेंड सेंचुरी एडी नहीं, फर्स्ट सेंचुरी बीसी के आसपास में सतवाहनस का कहीं ना कहीं इसी टाइम पे कार्यकाल कुछ चलता हुआ नजर आता है, राइट। तो सेकेंड एंड थर्ड सेंचुरी बीसी के आसपास में अमरावती स्तूपा इन्हीं के फेस से थोड़ा more रिलेटेड है। सेकेंड इज कि अमरावती स्तूपा जो है इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर स्थल, ये वाला टैग भी दिया गया। इट इज गिवन एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर स्थल का भी इसको एक टैग दिया गया है। ये भी अपने को ध्यान में होना चाहिए अगर इन फ्यूचर उस पर कुछ क्वेश्चन बन गए तो, है ना। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका स्पीक्स ऑफ रिलीजियस सिंथेसिस। अशोका के बहुत सारे एडिक्ट्स रहे हैं, लेकिन प्रश्न ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा एडिक्ट है जो रिलीजियस सिंथेसिस यानी कि धर्मों के प्रति रिलीजन को सिंथेसाइज करना, इस चीज पे ज्यादा फोकस दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। मतलब अशोका का कौन सा रॉक एडिक्ट है जो रिलीजियस सिंथेसिस को प्रमोट करता हुआ नजर आता है। एक्चुअली में आप इस चीज को याद रखना, अशोका के रिलीजियस एडिक्ट को प्रमोट करता कौन सा है, या फिर कलिंगा वॉर किस एडिक्ट में मेंशन किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से इवेंट्स हैं या इंपॉर्टेंट से चीजें अशोका के लाइफ से, इन पे ना बहुत बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दूं तो हियर इज रॉक एडिक्ट 12, जिसमें अपने को ये दिखाई देता हुआ नजर आता है, जो बेसिकली क्या है सर, रिलीजियस सिंथेसिस है। और साथ में मैंने आप सभी के लिए पूरा का पूरा एक लिस्ट प्रिपेयर कर दिया ताकि अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे गलती ना हो। देखो यहाँ पर रॉक एडिक्ट 12 में क्या लिखा हुआ है, इट प्रमोट द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल धर्मा that is applicable to all people regardless of their race, religion और social status, that is religious synthesis। ये आपको रॉक एडिक्ट 12 में दिखाई देता हुआ नजर आएगा, राइट। वैसे अगर आप रॉक एडिक्ट 13 को दिखाओगे तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है किस तरीके से अशोका ने कलिंगा को जीता था। कलिंगा, राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा वॉर रहा है अशोका के लाइफ में, कलिंगा वॉर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। तो बेसिकली कलिंगा वॉर के बारे में जिस एडिक्ट में मेंशन किया गया है दैट इज द रॉक एडिक्ट 13, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आएगा, राइट, जिसके बाद अशोका ने बुद्धिज्म में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया था। उसी तरीके से रॉक एडिक्ट 7 भी इंपॉर्टेंट है। ये बोलता है कि हमें बच्चों और महिलाओं का वेलफेयर करना चाहिए, इसके ऊपर में इसको मेंशन किया गया हुआ है। रॉक एडिक्ट 1 भी ध्यान में रखना,
क्योंकि ये एनिमल स्लॉटर यानी कि जानवरों को मारना उसको मना करता है कि भाई वी शुड नॉट किल द एनिमल्स, मतलब वी शुड नॉट स्लॉटर द एनिमल्स, ये कहीं ना कहीं रॉक एडिक्ट 1 में मेंशन किया हुआ है। रॉक एडिक्ट 2 भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर ये धम्मा की विचारधारा को प्रमोट करता है। धम्मा की विचारधारा जो अशोका प्रमोट करता हुआ नजर आता है एक सोशल ऑर्डर के रूप में, एक मोरालिटी के रूप में, जो कि कहीं ना कहीं अशोका के लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट के रूप में दिखाई देता है। तो सारे एडिक्ट्स इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ ये कुछ इंपॉर्टेंट एडिक्ट्स है। जैसे आप देखो रॉक एडिक्ट 4 है, ये भी 1 की तरह ही है। ये एनिमल किलिंग को मना करता है, और एनिमल किलिंग सैक्रिफाइसेस यानी कि पहले लोग बलि चढ़ाते थे इस देवी को, इस देवता को, तो ऐसे सैक्रिफाइसेस के लिए अपने को एनिमल किलिंग जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, इसको भी यहाँ पे मना करता हुआ नजर आता है। दैट इज रॉक एडिक्ट 4। तो आपको है ना ऐसे 4-5 रॉक एडिक्ट्स ध्यान में रखने हैं। अगर आप पूरे याद नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है सर, किसी को पूरे याद नहीं होते, लेकिन 4-5 जो काम वाले ये भी ध्यान में है ना, तो यहां से भी अपने क्वेश्चन सही हो जाते हैं। आई एम होपिंग आप सभी को जो इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं वो समझ में आ रहा होगा, प्लस आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि इसको अपने को डील कैसे करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन द फिगर और मॉडल्स ऑफ बोट आर फाउंड, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा साइट है, वो कौन सा जगह, कौन सा बेसिक ऐसा साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जहां पे अपने को बोट या फिर फिगर मॉडल, बेसिकली बोट का फिगर या मॉडल अपने को दिखाई देता हुआ नजर आता है। यानी कि सीधा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन सा साइट है जहां पे बोट अपने को मिला है मॉडल के रूप में, है ना, बोट अपने को दिखाई देता हुआ नजर आता है। तो द राइट आंसर हियर इज मोहेंजोदारो एंड दी लोथल। अब मैं आपको इसके पीछे रीजन बता रहा हूं। अगर किसी एस्पिरेंट ने लोथल के बारे में पढ़ा हो तो उसको पता होगा कि सर ये सबसे पुराना, इट्स द एंशिएंट डॉकयार्ड। क्या था सर? ये डॉकयार्ड था। डॉकयार्ड मतलब क्या होता है? बंदरगाह, जहां पे बेसिकली समुद्री जहाज लगते हैं, है ना। तो इंटरेस्टिंग सी बात आपको ये दिखाई देगी कि सर यहाँ पे डॉकयार्ड था, तो बेसिकली इंपॉर्टेंट ये सर आपको पता ही होगा कि यहाँ पे शिप्स भी लगती होंगी, तो यहाँ पे आपको बोट वोट का चीज देखने को मिल सकता है लोथल में। दूसरा, मोहेंजोदारो एक ऐसी जगह है जहां पे काफी चीज मिला अपने को। काफी चीज मतलब इतने सारे एविडेंसेस मिले अपने आप को। ग्रेट बाथ मिला हुआ है, ग्रीनरीज मिला हुआ है, बियर्ड मैन मिला हुआ है, डांसिंग गर्ल मिली है। वहां पे बोट पाना भी नेचुरल है बिकॉज मोहेंजोदारो वाज अ फ्लरिशिंग सिविलाइजेशन जहां पे काफी कुछ एविडेंस वाली चीजें दिखाई देते हुए नजर आती है। तो यही वो जगह है जहां पे अपने को बोट्स भी दिखाई देते हुए नजर आते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के मॉडल स्ट्रक्चर्स बोट्स के आपको दिखाई देते हुए नजर आते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है सर, विद रेफरेंस टू सतवाहना रूलर्स, यानी कि अगर हम सतवाहना रूलर्स की बात करते हैं तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये 2021 का प्रश्न है, राइट। यानी कि सतवाहना रूलर्स के हिसाब से आपको इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है। तो देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है जो सतवाहना किंग्स है ये कैसे किंग्स है? सो दे वर दी नर्चर्स ऑफ प्राकृत लैंग्वेज, यानी कि ये वो लोग हैं सर जिन्होंने प्राकृत लैंग्वेज को प्रमोट किया है। सो ये बात एकदम सही है। मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बता दूं तो सतवाहना में इस चीज को ध्यान में रखना, इनके एक रूलर थे, उनका नाम था हाला, है ना। और हाला ने एक किताब लिखी थी घटा सत्सई, और ये किताब पूरी की पूरी प्राकृत लैंग्वेज में थी, और ये काफी इंपॉर्टेंट किताब भी थी, राइट। तो कहीं ना कहीं ये बात तो सही है सर कि सतवाहना रूलर्स ने प्राकृत लैंग्वेज को प्रमोट किया है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सोसाइटी एंड द रूलर दे हैव डन दिस पर्टिकुलर प्रमोशन। ये बात सही है। नेक्स्ट इज पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ द आर्ट गॉट मोर इंकरेजमेंट ड्यू टू दी सतवाहना पीरियड। तो ये देखो एक जेनरिक स्टेटमेंट है, मैं पहले आपको बता चुका हूं कि जेनरिक स्टेटमेंट्स यूजुअली करेक्ट होते हैं। आप देखो तो दोनों स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं जेनरिक है। ये स्टेटमेंट भी क्या बोल रहा है कि जो पब्लिक एस्पेक्ट यानी कि जो आर्ट्स वार्ट्स आपको दिखाई देता हुआ नजर आता है वो बेसिकली सतवाहना के टाइम पीरियड में काफी इनकरेज होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें क्या गलत है? ऑब्वियस सी बात है, वो मतलब प्रमोट कर रहे होंगे सर, मतलब दे मस्ट बी प्रमोटिंग दिस काइंड ऑफ पब्लिक एस्पेक्ट। जो पब्लिक एस्पेक्ट है आर्ट्स का उसको प्रमोट करते होंगे, इसमें तो कुछ नेगेटिव है नहीं, देयर इज नथिंग नेगेटिव एज सच, है ना। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन क्या है सर? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट मंडी सिचुएटेड, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेट है भारत का जहां पे हड़प्पा का यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक साइट है मंडी जो कि सिचुएटेड है? तो जेनरिक सी बात है सर, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन है तो उत्तर प्रदेश का ही साइट पूछेंगे, बाकी स्टेट्स के साइट्स को पूछने के चांसेस यूजुअली कम होते हैं। आप यूपी हिस्ट्री पढ़ोगे तो मंडी और ऐसे साइट्स आप आईबीसी में पढ़ोगे, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट साइट्स आप कहीं ना कहीं स्टोन एज में पढ़ोगे।
तो डेफिनेट सी बात है इसका आंसर क्या आएगा सर, दैट इज द उत्तर प्रदेश। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि मंडी यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में आपको दिखाई देता है, बेसिकली कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे आपको ये साइड दिखाई देता हुआ नजर आता है। ठीक है, चले आगे, शैल वी गो अहेड। So the next question here in front of us is the rulers of which of the following dynasty have been called as, क्या बोला गया इनको, तो इनको बोला गया है श्री पार्वतीय इन पुराण्स। श्री पार्वतीय मतलब कौन से डायनेस्टिक रूलर है जिनको बेसिकली श्री पार्वतीय कहा गया है पुराण्स में, तो सीधा सपाट आंसर है सर इक्ष्वाकुस, इन्हीं को ये बोला गया है। इसके पीछे कोई मतलब क्या कॉन्सेप्ट नहीं है, प्योर फैक्चुअल है, जिसको आएगा लगाएगा, जिसको नहीं आएगा स्किप करके आएगा। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर आपको ऐसे प्योर फैक्चुअल जो एकदम प्योर फैक्ट है जिसके आगे पीछे आपको लॉजिक नहीं दिखता, राइट, या तो आपने पढ़ा हो या तो आपने नहीं पढ़ा हो, तो अगर आ रहा है, इफ यू नो, गेट इट करेक्ट, अदरवाइज जस्ट स्किप इट, सिंपल इज दैट, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे। एनीवेज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट कि द ऑफिशियल एग्रोनोमई, एग्रोनोमई नाम के एक ऑफिशियल है जो मौर्य एज से रिलेटेड है, एंड ही वाज रिलेटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। ये 2020 का क्वेश्चन है कि एग्रोनोमई बेसिकली किससे रिलेटेड है, किस फील्ड से रिलेटेड है। तो क्या ये वेट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड है, क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजरमेंट से रिलेटेड है, मैनेजमेंट से रिलेटेड है, या कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड से रिलेटेड है, या फिर रेवेन्यू मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो इस चीज को ध्यान में रखना कि ये जो ऑफिशियल है ना, क्या नाम है इनका, इनका नाम है सर एग्रोनोमई। प्राइमरी वर्क था इनका कि भाई साहब ये एग्रीकल्चर देखेंगे, मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी चीजें उन चीजों को देखते हुए नजर आएंगे, एंड नॉट जस्ट ओनली द एग्रीकल्चर, अपार्ट फ्रॉम द एग्रीकल्चर और भी एरियाज, जैसे कि एग्रीकल्चर के साथ साथ में सर थोड़ा सा कैनल्स का कंस्ट्रक्शन, पानी वानी सही तरीके से जा रहा है नहीं जा रहा है, रोड वोड सही बने या नहीं बने, ये सारे के सारे काम आपके एग्रोनोमई साहब के थे। बेसिकली इनको यही वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, ही वाज द ऑफिशियल जो मौर्य एज में थे, और ये इसी से रिलेटेड आपको दिखाई देते हुए नजर आएंगे। तो इनमें से आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड करके एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पे सही जवाब है। तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड ही नहीं बल्कि कैनल्स भी हो सकता है, एग्रीकल्चर भी हो सकता है, ये सारे के सारे ऐसे वर्क्स हैं जो एग्रोनोमी से क्या है सर, ये एसोसिएटेड आपको दिखाई देता है। मैंने बेसिकली यहाँ पे इसको मेंशन भी कर दिया कि एग्रोनोमी के पास में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जिसमें सर वो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स भी देखते थे, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड भी देखते थे, साथ साथ में सर जो इरिगेशन कैनल्स है उनको बनाना, उनको मेंटेन करना, ये भी देखते थे, जो भी लाइव स्टॉक है उसको रेज करना, लाइव स्टॉक को बचा करके रखना, प्लस जो टैक्सेस लेना फार्मर से, ये सब भी देखते थे। और ये भी देखते थे सर कि जो पॉपुलेशन है उनके पास में इनफ खाना हो कि वो खा सके, भूखमरी से लोग ना मरे। इन चीजों को मैनेज करना, मेंटेन करना कहीं ना कहीं एग्रोनोमी का काम होता था। तो अगर अभी एग्रोनोमी पे कोई भी प्रश्न पूछा जाए, सो गेट दैट क्वेश्चन करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे अधिकारी से धम्मा महामंत्रा हो गए, एग्रोनोमी हो गए, राइट, सीता दक्षा हो गए, इन पे ना प्रश्न पूछे गए हैं और एग्जामिनर पूछता हुआ नजर आता है, इसको अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिटेड भीमबेटका केव एंड डिस्कवर्ड द प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ रॉक पेंटिंग। यानी कि कौन सा ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट है जिसने सबसे पहले भीमबेटका केव्स को विजिट किया है, क्या किया है सर, ही हैज विजिटेड दिस भीमबेटका केव्स। तो जो भीमबेटका केव्स है, राइट, इन केव्स को सबसे पहले कौन से इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट है जिन्होंने विजिट किया था, बहुत सिंपल है, दैट इज वीएस वाकांकर। वीएस वाकांकर साहब बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने भीमबेटका केव्स को विजिट किया था। भीमबेटका केव्स आपको एमपी में रायसेना डिस्ट्रिक्ट के पास दिखाई देती है। ये ऐसी केव्स है जहां पे आपके पास में क्या मिलेगा, सो यू हैव दी अर्लीस्ट एविडेंस, सबसे पुराना अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ रॉक पेंटिंग। मतलब आपके पास रॉक पेंटिंग के बहुत पुराने एविडेंसेस दिखाई देते हैं। कहां पे दिखाई देते हैं सर, ये आपको भीमबेटका केव्स में दिखाई देते हुए नजर आते हैं। और कौन है सर, ये आपके वीएस वाकांकर साहब है जो बेसिकली उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। सो दैट इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर, ये आपका यहाँ पे क्या होगा सर, सही जवाब होगा। ठीक है, चलो लेट्स गो अहेड, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने दो ऑप्शन है, मैच वन मतलब लिस्ट वन लिस्ट टू, एक जगह पे महाजनपदास है और एक जगह पे उन महाजनपदास के कैपिटल्स है।
अब आपको ये बताना है कि सर ये जो महाजनपद है इनकी ये कैपिटल्स जो दिए हुए ये सही है या फिर गलत है। तो देखो 16 महाजनपद आपके एंशिएंट इंडियन बुक्स में मेंशन किए गए जो सबसे इंपॉर्टेंट है और 16 महाजनपद के ऊपर में क्वेश्चन आता है। मैं हमेशा जब भी बच्चों को क्लास में पढ़ाता हूं तो ये कहता हूं कि देखो 16 महाजनपद का कैपिटल लोकेशन रूलर याद करना पॉसिबल नहीं है, भूल जाओगे। इंपॉर्टेंट 6-7 याद कर लो, एटलीस्ट 6 याद कर लो, ताकि वहां से अगर कुछ निकल कर के आए तो आप उसको एटलीस्ट एलिमिनेट करके सही तो कर लो। और उन बेसिस पे आपके ये भी क्वेश्चन निकलते हैं। जैसे कि आप सभी ने कुरु महाजनपद के बारे में सुना है, राइट? और कुरु महाजनपद कहा है तो आप देखो दिल्ली के आसपास है ना, वो वाले एरिया में है। उसको इंद्रप्रस्थ उसका कैपिटल था, इस कैपिटल वाज द इंद्रप्रस्थ। अगर किसी एस्पिरेंट को कुरु महाजनपद यानी कि बी का 4 पता है तो उसका आंसर सिर्फ इसी से निकल जाता है, जो कि आंसर नंबर सी है, दैट इज आपका सी निकल के आएगा कि बी का 4 होगा, फिर सी का 1 होगा, यानी कि सूर्य सेना जो है वो मथुरा का नाम है, राइट? इस तरीके से आपके बाकी महाजनपद के भी नाम निकल जाएंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद उसमें आपको कुरु अपने को ध्यान में रखना है, जो कहाँ पे इंद्रप्रस्थ में। अगर आपको ये भी पता है तो इस हिसाब से भी आप आंसर को निकाल सकते हो। तो हमेशा याद रखना मैथ्स दी कॉलम के जो क्वेश्चंस होते हैं ये कुछ वैसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको सही करने के लिए आपको सारे ऑप्शंस नहीं आने चाहिए, आपको कुछ इंपॉर्टेंट रेलेवेंट ऑप्शंस पता होने चाहिए और आप उससे एलिमिनेट करके भी आंसर्स तक आ जाते हो सीधे सपाट तरीके से। समझ में आ रहा है? चलिए आगे, शैल वी गो अहेड। चलो भैया, तो आपके सामने अगला क्वेश्चन है। नाउ यू हैव इज मैच द कॉलम लिस्ट 1 लिस्ट 2। तो वही वाली क्वेश्चन है सर आपके पास हड़प्पन साइट्स दिए हुए और इंडिया का यूटीएफ स्टेट दिया हुआ। तो एक चीज आप नॉर्मल पैटर्न के रूप में देख पा रहे होगे कि एंशिएंट इंडिया में बहुत सारे क्वेश्चंस में जो पुराने आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं या पुराने आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स से, उनके नए लोकेशंस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप जब भी पढ़ो तो नए लोकेशंस को ध्यान में रखो, स्पेशली इंपॉर्टेंट वंस को तो ध्यान में रखो। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का नाम जिक्र है, तो एटलीस्ट मैं मान के चल रहा हूँ कि जो आप सीरियस एस्पिरेंट उनको ये तो पता होगा ना कि यार यूपी में कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, एक क्वेश्चन मैंने कराया था, राइट? सेम आपको साइट का नाम यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इन द सेम क्वेश्चन यू कैन सी द सेम क्वेश्चन, द सेम नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर साइट। तो पॉइंट यही है कि आप जब स्टेट कवर करते हैं तो स्टेट की हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वहां पे स्टेट के इंपॉर्टेंट रेलेवेंट साइट्स को भी याद करते चले। डू नॉट लीव इट कि मैं इसको बाद में करूंगा, अदरवाइज वो बात कभी आएगा ही नहीं, है ना? सो इस हिसाब से देखो, तो मुझे लगता है ये बताने की आप सभी को आवश्यकता है। यू मस्ट बी नोइंग पादरी बेसिकली कहाँ पे सर, ये गुजरात का साइट है कि नहीं बताओ? सी का 4 गुजरात का साइट है, राइट? और सर जो मांडा है कहाँ पे बताओ? उत्तर प्रदेश में या जम्मू कश्मीर में? आप सभी को पता है, अभी अपन ने मांडा के बारे में जिक्र किया था। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताएंगे, बिकॉज ऑलरेडी अभी मांडा में आपको कुछ ही टाइम पहले पढ़ा चुका हूँ, कुछ क्वेश्चन पहले कराया मैंने। अगर आप मांडा का आंसर जानते हो तो आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। चलते हैं आगे। चलो, अब दूसरे तरफ में एक और प्रश्न है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इस प्रकार की सोसाइटीज है, सिविलाइजेशन या सोसाइटी आप जो कहो, और दूसरा कि सर इस पर्टिकुलर सोसाइटी का नेचर क्या है। नेचर बोले तो आप इस पर्टिकुलर सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं वो किस टाइप के लोग रह रहे हैं, बेसिकली क्या उनका डे टू डे लाइफ स्टाइल है, क्या उनका नेचर है, क्या उसका लिविंग स्टाइल है, उसको यहाँ पे मैथ्स के कॉलम में पूछा हुआ है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले आपको दिखा रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका मतलब होता है सिंधु घाटी सभ्यता, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन एक कैसा सिविलाइजेशन है, किस प्रकार का सभ्यता है सर? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन है। कैसा है सर? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अर्बन सिविलाइजेशन। तो क्या दिखाई देगा आपको? ए का 4 दिखाई देगा। तो ए के 4 से आपका बी और सी एलिमिनेट हो गया, या तो ए होगा या फिर आपका डी होगा। दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था? एक अर्बन सिविलाइजेशन था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो दूसरा आप देखो, तो जो ऋग्वैदिक सोसाइटी है, तो ऋग्वैदिक सोसाइटी कैसी है सर? एक पैस्टोरल सोसाइटी थी, क्योंकि ऋग्वैदिक में होता क्या था कि काउस के लिए, पैस्चर्स के लिए बेसिकली लड़ाइयां होती थी, राइट? बिकॉज ट्राइबल इन नेचर था, पैस्टोरल सोसाइटी था। फिर आप देखो लेटर वैदिक सोसाइटी, तो लेटर वैदिक सोसाइटी में सर एग्रीकल्चर आना स्टार्ट हो गया। और फिर मिडिवल इंडिया में लैंड लॉर्डिज्म, है ना, ये वाला कल्चर आपका आगे प्रमोट होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि मिडिवल इंडिया आते आते जमींदारी सिस्टम, या फिर आप ये कह लो कि लैंड लॉर्डिज्म हो गया, या फिर फ्यूडलिज्म जो हो गया, राइट? ये सारी चीजें काफी ज्यादा फेमस हो गई, पॉपुलर हो गई। तो इस तरीके से मैथ्स दी कॉलम में आपको ऑप्शंस के रूप में ये चीजें दिखाई देते हुए नजर आएंगी। तो ए का 4 निकलेगा लेटर वैदिक एज, बी का क्या आएगा? 3 आएगा। तो बी का 3, ए का 4, बी का 3 क्या होगा? तो ऑप्शन डी आपको यहाँ पे सही दिखाई देता हुआ नजर आएगा। सी का 1 ऋग्वैदिक एज, तो ये पेस्टोरल सोसाइटी, ऑब्वियस सी बात है। तो मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके किसी एक चैप्टर का इंफॉर्मेशन टेस्ट नहीं कर रहे हैं,
ये वो क्वेश्चन है जो एक्चुअली में आपकी हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आपने पढ़ा हुआ है तो सोसाइटीज के बारे में आप इन क्वेश्चंस को गलत नहीं करके आओगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। देखो मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ बेसिकली क्या होता है। जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो देखो ये एक सिविलाइजेशन है, यानी कि यहाँ के लोग सिविलाइज्ड है, क्योंकि वहां पे शहर है, एक अर्बन सोसाइटी है, तभी तो वहां पे लोग सिविलाइजेशन है, सिविलाइज्ड है। अब अगर मैं वैदिक एज की बात करूं तो एक अर्ली वैदिक एज है, एक लेटर वैदिक एज है। अर्ली वैदिक एज में क्या हो रहा है, तो सर अर्ली वैदिक एज में जो सोसाइटी में लोग हैं, ये वो लोग हैं जो क्या कर रहे हैं सर, अर्ली वैदिक सोसाइटी वाले लोग क्या करते हैं और लेटर वैदिक एज सोसाइटी वाले लोग क्या करते हैं, इस चीज को समझो। तो सर अर्ली वैदिक एज में जो लोग रह रहे हैं, ये वैसे लोग रह रहे हैं यहाँ पे जिनका काम क्या है, तो सर ये स्टार्टिंग में ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल्स कह दो या फिर आप इनको पेस्टोरल्स कह दो, राइट। दे आर दोज इंडिविजुअल्स जो ट्राइबल्स लाइफ या पेस्टोरल्स की तरह यहाँ पे रहते हुए नजर आ रहे हैं। लेटर वैदिक एज में एग्रीकल्चर बहुत ही बूम हो गया था। क्यों एग्रीकल्चर बूम हो गया था, क्योंकि सर लेटर वैदिक एज में आयरन की डिस्कवरी हो चुकी थी। सिंस आयरन वाज डिस्कवर्ड सो एग्रीकल्चर वाज एट द पिक। ठीक है, तो पहले आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर आपको वैदिक एज दिखाई देता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो आईवीसी हो गया, फिर वैदिक एज हो गया, ऋग वैदिक। और मिडिवल सोसाइटी तो खैर बताने की आवश्यकता नहीं, अपन मिडिवल एज में पढ़ते ही है कि सर फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी बहुत ज्यादा हो गई थी। सामंताज आपको सोसाइटी में बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं, जो फ्यूडलिज्म का एक इंपॉर्टेंट नेचर ही है, जो अपन ने पढ़ा हुआ, राइट। चलो, इफ वी गो अहेड ऑफ दिस, अगला क्वेश्चन है सर कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेंपल इज आल्सो नोन एज खजुराहो ऑफ विदर्भा। विदर्भा का खजुराहो किसको बोलते हैं, तो वो है सर मार्कंडेश्वर, जिसको हम विद्रोह मतलब खजुराहो कहते हैं, किसको, विदर्भा। वी कॉल दिस एज द खजुराहो ऑफ विदर्भा। प्योर फैक्चुअल, इफ यू नो अटेम्प्ट इट, if you do not know skip it, I would just say it's pure factual in nature। अपन आर्ट एंड कल्चर में इसको बेसिकली हम पढ़ते हैं, we read this in art and culture। आर्ट एंड कल्चर में हम इसको पढ़ते हुए नजर आएंगे। ठीक है, बैचेस में हम इसको कवर अप करेंगे, टेंशन नहीं। नेक्स्ट है सर विद रेफरेंस टू द नेशनल कैलेंडर। हमारे पास में जो नेशनल कैलेंडर्स होते हैं, तो नेशनल कैलेंडर्स को आप देखो तो उनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो नेशनल कैलेंडर है इंडिया में, वो विक्रम एरा पे बेस्ड है। अब बताओ नेशनल कैलेंडर क्या विक्रम एरा पे बेस्ड है, तो ऐसे जगह पे ना एग्जामिनर ऐसे फैक्ट्स के साथ में हेरफेर करता है। ये पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है। एक्चुअली में आपको पता चलेगा कि जो नेशनल कैलेंडर है वो शाक एरा पे बेस्ड है, वो विक्रम एरा पे बेस्ड है ही नहीं। किस पे बेस्ड है सर, वो शाक एरा पे बेस्ड है। तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा, नेशनल कैलेंडर जो है वो 1950 में अडॉप्ट हुआ था। सर 1950 में नहीं, 1957 में हमने जाकर के अपना नेशनल कैलेंडर को अडॉप्ट किया था। ये भी प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो जो फैक्ट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके गलत होने के चांसेस हमेशा से ज्यादा होते हैं। तो इसका क्या होगा सर, नीदर वन नॉर टू हो गया। और वैसे भी आप देख लो यार, 26 जनवरी 1950 क्यों इंपॉर्टेंट डे है, व्हाई दिस डे इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि 26 जनवरी 1950 इज द डे व्हेन दी कंट्री, हमारे देश में क्या हुआ था, हमारे देश में संविधान लागू हो गया था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनफोर्स्ड। यानी कि हमारे देश में क्या हुआ था, संविधान पूरे देश में इन्फोर्स हो गया था। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनफोर्स, संविधान लागू हुआ था। तो 26 जनवरी खैर ये हो ही नहीं सकता कि इस दिन कैलेंडर के डे के रूप में या फिर ऐसे डे के रूप में हम इसको सेलिब्रेट करें, है ना। तो आई थिंक यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेद। यानी कि इनमें से कौन सा शुक्ल यजुर्वेद का संहिता है। पहली बार इस चीज को समझो, तो संहिता मतलब क्या होता है। तो संहिता सबसे पुराना पार्ट होता है, इट्स द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ अ बुक। इट कंटेन्स ऑफ चैंट्स, मंत्रास होते हैं, सबसे पुराना पार्ट होता है, संहितास कहते हैं उनको, राइट। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि शुक्ल यजुर्वेद का जो संहिता है वो क्या है, तो ये होगा सर वज्रस्नामी। वज्रस्नामी जो है ये बेसिकली संहिता है जो शुक्ल यजुर्वेद से रिलेटेड है। अगेन प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन, अगर नहीं आता तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग, देखो मैं हमेशा कहता हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे हिस्ट्री में जो आपके रेंज वाले होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके क्या किसी के रेंज के नहीं होंगे। तो जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो किसी के रेंज के नहीं होते, ये हर सब्जेक्ट में होते हैं। हिस्ट्री में थोड़े से ज्यादा देखने को मिल सकते हैं बिकॉज हिस्ट्री में फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, प्लस हिस्ट्री एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, काफी बड़ा सब्जेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं है। वी आर नॉट सपोज टू गेट अफ्रेड ऑफ दीस क्वेश्चंस कि अब इसको कैसे ही अटेम्प्ट करें, जो आ रहा है अटेम्प्ट करें, नहीं आ रहा आगे बढ़े, सिंपल इज दैट प्रोसेस, है ना। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है, आपने अपने सोर्सेस को सही तरीके से पढ़ा हुआ है, तो आई एम 100% श्योर
कि ऐसे क्वेश्चंस जो बनने चाहिए आपसे गलत नहीं होंगे, दैट इज 101% श्योरिटी। ठीक है, चलो नाउ द क्वेश्चन इज द इंस्क्रिप्शन ऑफ हाथी गुम्फा। अब एक हाथी गुम्फा का जो इंस्क्रिप्शन है ना, हाँ, हाथी गुम्फा का जो इंस्क्रिप्शन है, लिखा हुआ है इंस्क्रिप्शन ऑफ हाथी गुम्फा इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट विच रूलर। मतलब हाथी गुम्फा वाला जो इंस्क्रिप्शन है ये बेसिकली किस रूलर के बारे में बताता है। हाथी गुम्फा का जो इंस्क्रिप्शन है ये हमें किस रूलर के बारे में बताता है। इट गिव्स सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट विच रूलर। दिस हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट विच किंग, सो इट गिव्स द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट खाराबेला। किसके बारे में बताता है सर? वो खाराबेला के बारे में बताता है। तो खाराबेल क्या है सर? ये एक्चुअली में रूलर है, और ये रूलर के बारे में हमें कहां से पता चलता है? तो हमें हाथी गुम्फा के इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। खाराबेला जो थे वो जैनिज्म को फॉलो करते थे। किसको? जैनिज्म को बेसिकली फॉलो करते हुए नजर आते हैं। और ये कहाँ के रूलर थे? ये कलिंगा के रूलर थे। कलिंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रोविंस है। आप सभी ने कलिंगा के बारे में मौर्य एम्पायर में पढ़ा हुआ था, याद करो। कलिंगा वही वाला एरिया है जहाँ पे कभी अशोका द ग्रेट ने अटैक किया हुआ था। सो दैट इज दैट पर्टिकुलर कलिंगा वाला एरिया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अगला है सर, विच अमंग द फॉलोइंग साइट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन द मेसोलिथिक पीरियड। यानी कि जो मेसोलिथिक पीरियड था, इस पीरियड में हमें पशुपालन सॉरी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के कहां पे एविडेंसेस दिखाई देते हैं, कौन से साइट्स पे अपने को डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का एविडेंस दिखाई देता है, वो नजर आएगा। पहली बात तो इस चीज को याद रखना, मेसोलिथिक पीरियड में डोमेस्टिकेशन की शुरुआत हुई थी। यानी कि अगर मैं आपको एक बेसिक लाइन टाइमलाइन के साथ में एक्सप्लेन करूं तो सबसे पहला आपको दिखाई देता है दिस इज द न्योलिथिक। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैलियोलिथिक, है ना, पुरान पाषाण काल, फिर मेसोलिथिक, मध्य पाषाण काल, फिर न्यूलिथिक, दैट इज नवपाषाण काल। अब ये आता है सर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नेओलिथिक, यानी कि पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। ये बेसिकली है क्या? ये तीन अलग अलग काल एक्चुअली में क्या है? व्हाट डज दिस थ्री टाइम पीरियड मीन अबाउट? तो इस चीज को ध्यान में रखना। पैलियोलिथिक मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पे क्या होता है सर? तो पैलियोलिथिक वाले में आपको एक जनरल टेंडेंसी दिखाई देगा कि यहाँ पे सर हंटिंग एंड गैदरिंग होता हुआ नजर आता है। यानी कि लोग यहाँ पे हंटिंग और गैदरिंग करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, मेसोलिथिक में थोड़ा सा अपग्रेडेशन होता है और यहाँ पे डोमेस्टिकेशन मतलब पशुपालन ये पिक्चर में आ जाता है। यानी कि अब हंटिंग गैदरिंग के साथ साथ लोग डोमेस्टिकेशन यानी कि पशुपालन भी करते हुए नजर आते हैं। ये भी काफी पॉपुलर हो चुका था एज ए सोर्स ऑफ एक्टिविटी। लोग डोमेस्टिकेशन काफी पॉपुलर तरीके से फॉलो करते हुए नजर आते हैं। न्योलिथिक एज सर ये वो टाइम पीरियड है जब सोसाइटी बहुत डेवलप हो चुकी थी, और न्योलिथिक वाले फेज में और बड़े रूप में विकास देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि सर न्योलिथिक एज में अपने को एग्रीकल्चर यानी कि कृषि व्यवस्था, कृषि संबंधित व्यवस्था आपको दिखाई देते हुए नजर आएगा। तो पैलियोलिथिक हंटिंग गैदरिंग, मेसोलिथिक डोमेस्टिकेशन, न्योलिथिक एग्रीकल्चर, ये तीन अलग अलग टाइम पीरियड्स हैं, और इन तीन अलग अलग टाइम पीरियड्स में ये तीन अलग अलग मेजर एक्टिविटीज होते हुए नजर आ रही है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो डोमेस्टिकेशन चल रहा है मेसोलिथिक में, ये कौन से साइट पे चलता हुआ नजर आ रहा है? तो दो साइट्स याद रखना है जो मेसोलिथिक के लिए काफी फेमस है जहां पे डोमेस्टिकेशन चलता है। सबसे इंपॉर्टेंट है बागोर, और एक साइट है आदमगढ़। प्लीज अंडरस्टैंड, वन इज बागोर, अनदर इज आदमगढ़। आपका यहाँ पे एक ही ऑप्शन था, बागोर सही जवाब है। अगर बागोर की जगह पे आदमगढ़ होता तो वो भी आपका सही जवाब होता। बागोर और आदमगढ़ वाले अर्लीस्ट साइट्स है जहां पे हमें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का एविडेंस दिखाई देता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको मुझे बताना है सबसे पहला जानवर कौन था जिसको डोमेस्टिकेट किया गया था? विच वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड? अगर आपको पता है लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एवरी वन ऑफ यू। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। ऑलराइट, तो अगला क्वेश्चन कहता है सर एक शब्द है अघन्य, ये मेंशन किया गया है बहुत जगहों पे ऋग्वेद में। अब अघन्य का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अघन्य? ऋग्वेद में इसका बहुत जगह जिक्र किया गया है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ऋग्वेद के ऊपर में काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। एक जैसे अघन्य है, इसके ऊपर में क्वेश्चन आ गया। या फिर मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सा ऋग्वेद का थीम है, ऋग्वेद से कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, फिर इस क्वेश्चन को भी अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जैसे एक तो कीवर्ड्स, क्या, मैं कीवर्ड्स लिख ही देता हूँ, जैसे कि अघन्य लिख दिया, राइट या फिर
गोत्र सिस्टम, इस पे क्वेश्चन पूछ देगा, गोत्र सिस्टम कहाँ पे सबसे पहला मेंशन किया गया, ऐसा करके बना देगा। एक क्वेश्चन आता है सर गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र किसने है ना कंपोज किया और ये आपके ऋग्वेद के कौन से मंडल में है। एक है सर बैटल ऑफ 10 किंग्स, है ना, कि 10 राज्य युद्ध, यानी कि जो बैटल ऑफ 10 किंग्स है ये बेसिकली ऋग्वेद के कौन से मंडल में मेंशन किया गया, या फिर इसके आसपास में कौन सी रिवर फ्लो कर रही है, या फिर बैटल ऑफ 10 किंग्स में कौन से दो बड़े रूलर्स का नाम इन्वॉल्व है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन देखो ऋग्वेद पे बनने वाले, ऐसे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके चलना, ये आपका एग्जाम का थीम है ना। इन पे काफी बार क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम्स में, दैट इज द रीजन व्हाई आई एम इंसिस्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया। अगली बार इसी में से किसी एक टॉपिक पे वो फिर से क्वेश्चन एक नया बना देंगे। अब आ जाओ वापस से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे जो कि यहाँ पे पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है सर अगन्य शब्द जो ऋग्वेद में मेंशन किया गया इसका मतलब क्या है, तो अगन्य का मतलब होता है समथिंग which cannot be killed, मतलब जिसको मारा नहीं जा सकता उसको अगन्य कहते हैं। और वो क्या है अगन्य, कौन सी ऐसी चीजें सर which cannot be killed, so that particular thing is cow, ऑप्शन सी। क्यों, क्योंकि सर ये जो सोसाइटी है दिस इज द अर्ली वैदिक एज है, और इस अर्ली वैदिक एज को हम पेस्टोरल सोसाइटी कहते हैं, और इसमें काऊ यानी कि गाय इसकी बहुत महत्वता है, इसको अगन्य कहा गया है, राइट। तो इसको मारा नहीं जा सकता, इसको बचाया गया है, इसको बहुत ही मेजर रूप में इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में यूज किया गया, दैट इज द रीजन व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आई एम होपिंग कि यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे, शैल वी गो अहेड। एनीवेज अगले क्वेश्चन पे आते हैं। In which of the following rock cut caves 11-headed bodhisattva image is depicted, मतलब कौन सा ऐसा rock cut cave है जहां पे आपको 11 सर का बोधिसत्व बेसिकली दिखाई देता हुआ नजर आता है, राइट। द राइट आंसर इज कान्हेरी, कान्हेरी केव सबको दिखाई देते हैं। बोधिसत्व कौन है ये, तो बोधिसत्व के बारे में याद रखना, राइट, ये एक इनलाइटेंड बीइंग है, ही इज एन इनलाइटेंड बीइंग, मतलब ऐसा कहते हैं कि ऐसा इंसान जिसको इनलाइटनमेंट मिल चुका है, लेकिन इसके बावजूद ये एक्चुअली में मोक्ष अटेंड नहीं करना चाह रहे ताकि ये लोगों की मदद कर सके। ही कैन हेल्प अदर्स टू अटेंड द मोक्षा, ही इज नॉट अटेंडिंग हिज ओन मोक्षा, ही इज डिलेइंग हिज मोक्षा। वो कौन है सर, ही इज द बोधिसत्व। तो ये 11 हेडेड बोधिसत्व कहाँ पे दिखाई देते हैं, ये अपने को कान्हेरी केव्स में दिखाई देते हुए नजर आते हैं। अगर कान्हेरी केव्स में भी अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन बनता है तो इसको गलत मत करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गेट इट क्वेश्चन, टू गेट दिस क्वेश्चन करेक्ट, ठीक है। बाकी प्योर फैक्चुअल है, कुछ खास तो है नहीं इसमें। ओके, द अर्ली चैत्यागृहास एंड विहारास ऑफ गुंडुपल्ली इन वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आर रॉक कट, ठीक है। द चैत्यास एंड विहारास ऑफ ईस्टर्न डेक्कन आर यूजुअली रॉक कट। अब एक चीज आप नोटिस करो, जो डेक्कन वाला एरिया है या फिर जो साउथ वाला एरिया जो गोदावरी रिवर के आसपास में, आप एक चीज नोटिस करना, कंपैरिजन टू द नॉर्दर्न इंडियन बेल्ट वहां पे आपको रॉक्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा दिखाई देगी। अगर आप स्टोन एज पढ़ते हो, यानी कि जब आप पाषाण काल पढ़ते हो, तो स्टोन एज में आपको स्टोन एज साइट्स नॉर्थ इंडिया से ज्यादा साउथ में दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ इजी अवेलेबिलिटी ऑफ केव्स, सॉरी रॉक्स, रॉक्स की अवेलेबिलिटी वहां पे ज्यादा है। नॉर्दर्न इंडिया में फिर भी आपको प्लेन एरिया दिखाई देता है, पेरेनियल रिवर्स दिखाई देती हैं जो पूरे साल पानी होता है उन नदियों में, राइट। उनके आसपास के जो लैंड है वहां पे एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर बहुत ही स्ट्रांगली ग्रो करता है। बट साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में आपको ये चीजें अभी भी बहुत कम दिखाई देती हुई नजर आती हैं, जिनके कारण आपको रिजल्ट में क्या दिखता है कि साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री जो है अभी भी उन देशों में, उन एरियाज में, उन स्टेट्स में रॉक्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा आपको दिखाई देते हुए नजर आती है। तो एक यूजुअल अंडरस्टैंडिंग है सर कि वहां पे चैत्यास हो, विहारास हो, वो बेसिकली रॉक कट्स बनाए गए, यानी कि रॉक्स को कट करके चैत्या विहारा उनके अंदर बनाया गया। या फिर एक बेसिक एबिलिटी आप ये समझ जाओ कि डेक्कन वाले एरिया में चूंकि रॉक्स की संख्या ज्यादा है तो रॉक कट्स, केव्स और रॉकर्स, चैत्या विहारा आपको ज्यादातर दिखाई देगा। तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, इससे जनरल अंडरस्टैंडिंग इस हिसाब से भी आप देखोगे तो आपकी दोनों ऑप्शन एक दूसरे से रिलेटेड भी है और ये दोनों सही भी है। प्लस एक और इंपॉर्टेंट सी बात सर, चैत्य मतलब क्या होता है, एक ये ध्यान में रखना, चैत्य, राइट। सो चैत्य इज ए प्लेस जहां पे बेसिकली वर्शिप किया गया, चैत्य इज ए वर्शिप प्लेस जहां पे पूजा पाठ किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा।
इट्स कॉल्ड एज द चैत्या, है ना। विहारा बेसिकली क्या है, तो सर विहारा इज अ ड्वेलिंग एरिया, इट्स अ ड्वेलिंग प्लेस। ड्वेलिंग प्लेस मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, उसको हम विहारास कहते हैं। तो चैत्यास एंड विहारास ये आपको दो अलग अलग दिखाई देते हुए नजर आते हैं। तो विहारास मतलब जहाँ पे जो मॉन्क्स हैं वो बेसिकली ड्वेल कर रहे हैं, यानी कि रह रहे हैं। बेसिकली इट्स अ ड्वेलिंग प्लेस, इट्स अ लिविंग एरिया, दैट्स कॉल्ड द विहारास। और इसी विहारा से बहुत सारे एरियाज आपको जैसे चेतन विहार, चाणक्य विहार, है ना, इस तरीके से आपको बहुत सारी जगहों का नाम आपको दिखाई देगा जहाँ पे विहार वर्ड दिखाई देता है। विहार का मतलब ये होता है ड्वेलिंग प्लेस, यानी कि रहने वाली जगह। इनफैक्ट जो बिहार आपको स्टेट दिखाई देता है, इसका भी नाम का शुरुआत कहीं ना कहीं विहार से ही हुआ, बिकॉज बुद्धिज्म काफी स्प्रेड करता है उन एरियाज में, और उन एरियाज में चैत्याज एंड विहारास बहुत ज्यादा थे। बुद्धास यानी कि बुद्धिस्ट लोग वहां पे बहुत ज्यादा थे, मॉन्क्स बहुत ज्यादा रहते थे, है ना। विहारा का मतलब होता है ड्वेलिंग प्लेस, काफी ज्यादा मॉन्क्स वहां रहते थे, तो उसी विहार से उसको बिहार कह दिया गया, राइट। दैट इज हाउ बिहार इमर्ज एज अ स्टेट एट द एंड ऑफ द डे, और वो नाम आपको वहां पे पॉपुलर होता हुआ दिखाई देगा। तो इसमें आपको दोनों स्टेटमेंट सही दिख रहे हैं, राइट। सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट यार, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द बाराबर हिल केव्स। अब जो बाराबर हिल केव्स है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मेजोरिटी ऑफ टाइम्स बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, नॉट करेक्ट नहीं देख पाते, नॉट करेक्ट को करेक्ट देख लेते हैं, करेक्ट को नॉट करेक्ट देख लेते हैं। पहली गलती तो ये करते हैं। सो गेट दिस थिंग करेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, कि जल्दबाजी में गलत मत पढ़ना, ठीक है। नॉट करेक्ट ही पूछा गया। दूसरा, एक तरीके से आपको यहाँ पे ऑड मैन आउट निकालना है। क्या निकालना है आपको? ऑड आउट करना है। ऑड आउट यानी कि कौन ऐसा है जो तीनों से अलग है, यानी कि तीन एक जैसे होंगे, चौथा आपको थोड़ा डिफरेंट होगा, एक गलत निकालना है। और बेसिकली जब एक टॉपिक दे दिया गया, यानी कि इसे टॉपिक के अराउंड 4 ऑप्शंस बनाए गए हैं, और इन 4 में से 3 ऑप्शंस इस टॉपिक को सेटिस्फाई करते हुए नजर आ रहे हैं, सही है, एक ही गलत है। वी हैव टू आइडेंटिफाई कौन सा गलत है। अब देख लो, देयर आर इन ऑल 4 केव्स इन द बारावर हिल्स। नहीं पता भाई, कंफ्यूजन है, 4 है 3 है, स्किप करो, आगे बढ़ो। इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका आर फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ द 3 केव्स। चलो, अशोका के इंस्क्रिप्शंस यानी कि अशोका के अभिलेख यहाँ पे पाए जाते हैं। तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि यार अशोका अपने टाइम पीरियड में लोगों से, अपनी जनता से कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए इंस्क्रिप्शंस का इस्तेमाल करते थे, अभिलेखों का इस्तेमाल करते थे। तो उनके अभिलेख बहुत दूर दूर तक पाए जाते हैं। हिज इंस्क्रिप्शंस आर फाउंड नेशन वाइड, ना बहुत दूर दूर के एरियाज में भी दिखाई देते हैं। तो ये इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका आर फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ 3 केव। तो चलो, फॉर अ टाइमिंग दिस कैन बी करेक्ट। आगे चलते हैं। These inscriptions inform us about the dedication of these caves to the आजीविकास। ठीक है, ये बात भी सही है सर। आजीविकास जो बेसिकली नियति को ज्यादा मानते हैं ना, मकाली गौशाला बेसिकली फाउंडर है आजीविकास के, उनसे संबंधित ये केव्स आपको दिखाई देते हैं। और कहीं ना कहीं इन इंस्क्रिप्शन से हमें इसके बारे में भी पता चलता है। तो ये इंस्क्रिप्शन वाले दोनों के दोनों ऑप्शंस एक दूसरे से रिलेटेड है, वाइस वर्सा है। नेक्स्ट देखो, these inscriptions date back to 6th century BC। पहली बात, जब भी किसी चीज का ईयर पूछा जाए ना कि ये किस साल से बिलोंग करता है, ईयर वाला जो फैक्ट होता है ना, यूजुअली एग्जामिनर गलत लिखता है। ये इस साल से बिलोंग करता है, इसका ये ईयर है, इसका ये एज है, ऐसे क्वेश्चंस यूजुअली गलत होते हैं। दूसरा, मैं आपको लॉजिकली बताता हूँ, अगर ये अशोका के इंस्क्रिप्शंस है, तो अशोका का जो टाइम पीरियड था वो था सर 3rd century BC। क्या था? अशोका का टाइम पीरियड था 3rd century BC। और अगर ये अशोका के इंस्क्रिप्शन है, तो ये 6th century BC से कैसे बिलोंग करेंगे? खुद सोचो ना। मतलब आपका जो ऑप्शन बी है और जो ऑप्शन डी है, दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो पहला नहीं होगा, सीधी सी बात है। लेकिन आपको ये समझ में आ रहा है कि बी और सी इंटरकनेक्टेड, यानी कि ये दोनों तो सही है सर। तो गलत होने के चांसेस किसके? ऑप्शन डी के। तो इस तरीके से भी आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आना चाहिए। इट्स कॉल्ड एज द स्मार्ट अप्रोच ऑफ अटेम्प्टिंग द ऑप्शंस, जहां पे आप 4 ऑप्शंस को पढ़ते हैं, उनके बीच के रिलेशंस को निकालते हैं, ऑड मैन आउट करने की कोशिश करते हैं। और जब आप ऑड मैन आउट करते हैं, तो जो सबसे इररिलेवेंट फैक्ट है, जो बेसिकली बाकियों से अलग है, जिसकी इंटरकनेक्टिविटी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, वो आपका सही जवाब होता है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा ना कि ये बेसिकली किससे बिलोंग करता है सर? तो ये 3rd century BC से बिलोंग करते हैं अशोका। तो अगर ये अशोका का इंस्क्रिप्शन को बता रहा है, तो 6th century BC से कैसे बिलोंग करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? गलत हो जाएगा। सो डेफिनेटली दिस इज नॉट ट्रू, यानी कि आपका यही आंसर है, यही सही नहीं है। ये आपसे नॉट ट्रू पूछ रहा है, दिस इज द नॉट ट्रू वन। सो यू विल फाइंड ऑप्शन डी टू बी द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आई थिंक दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 and 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स। आपके सामने दो लिस्ट है, एक तरफ में लिस्ट 1 है और एक तरफ में लिस्ट 2 है। तो आपको ये दो लिस्ट यानी कि लिस्ट 1 लिस्ट 2 को देखना है
और आपको सही आंसर्स को यहाँ पे मैच आउट करना है। अब मैं एक एक करके ना इन लिस्ट को और इन आंसर्स को यहाँ पे रीड करूंगा ताकि आप समझ पाओ। तो एक तरफ में लिखा हुआ है गंधार आर्ट, एक तरफ में लिखा हुआ है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, एक तरफ में लिखा है मिलिंद पन्हू और एक तरफ में लिखा हुआ है तक्षशिला इंस्क्रिप्शंस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, यूजुअली इन क्वेश्चंस को सही करने के लिए हमें एक दो ऑप्शंस आने चाहिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने आप आंसर आपको सही जगह पे दिख जाता है, वो आपको खुद ही आंसर तक लेके चला जाएगा। यू जस्ट नीड टू एलिमिनेट टू, आपको बस दो एलिमिनेट करना है, वो अपने आप आपको आंसर पे लेके चला जाएगा। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है? अभी हमने थोड़ी देर पहले मिलिंद पन्हू के बारे में एक क्वेश्चन पढ़ा था, जो सेशन स्टार्ट होते टाइम मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, दैट इज द क्वेश्चंस ऑफ द मिलिंद, जिसका मतलब ही होता है। तो मिलिंद पन्हू, मिलिंदा, या फिर मैंने आपको बताया था उनका नाम मीनांदर भी है, तो मीनांदर से रिलेटेड है, राइट। सो ये आपको यहाँ पे मीनांदर दिखाई दे रहा है, वहां पे आपको मिलिंदा दिखाई दे रहा था। तो आपको सी का 1 देखना है। देखो सी का 1 कहाँ है? आ गया आंसर, एक पे ही आंसर आ गया। सो मेजरली बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही देखते ही क्लिक होते हैं और आगे बढ़ना है। इसके बाद कुछ इफ एंड बट नहीं। इफ यू आर वेरी श्योर अबाउट दिस इंफॉर्मेशन कि मिलिंद पन्हू मिलिंदा दिखा, एलिमिनेट किया, अटेम्प्ट किया, स्किप इट, आगे बढ़ो, दूसरे क्वेश्चन पे जाओ। डोंट गिव so much of time to read the same, to reread the same and then to eliminate the same। बार बार सेम करने की आवश्यकता नहीं, जस्ट मूव अहेड। तो इस तरीके से आप इसको अटेम्प्ट करोगे। बाकी फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सर जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है? तो रुद्रदमन से रिलेटेड है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, राइट। तो ऐसे भी आप इससे भी रिलेट करके आ सकते थे, बट चलो कोई नहीं, इसी से आपका आंसर निकल गया। बाकी ऑप्शंस आप आराम से रीड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो जैनिज्म। अब जैनिज्म में पता है क्या होता है? जैनिज्म में जो तीर्थंकर रहे हैं ना, जो बेसिकली जैनास के गुरु मानते, मतलब जैनिज्म में उनको गुरु माना गया है, भगवान माना गया तीर्थंकर के ऊपर में, उनके ना इंपॉर्टेंट सिंबल्स रहे। एंड देयर हैव बीन क्वेश्चंस ऑन द सिंबल्स ऑफ दिस तीर्थंकर्स कि अच्छा ये वाला सिंबल सही है या फिर वो वाला सिंबल सही है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है तीर्थंकर के सिंबल्स पे आते हैं। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पे एक लिस्ट दिख रहा है। अब एक तरफ में आपके सामने जो इंपॉर्टेंट से तीर्थंकर्स है, राइट, उनका नाम है, और एक तरफ में जो उनका इंपॉर्टेंट सिंबल है वो यहाँ पे सिंबल मेंशन किया गया और यहाँ पे उनका नाम मेंशन किया गया। आपको क्या सारे रटने हैं? सारे आपको नहीं रटने। जैसे कि ऋषभ देव इंपॉर्टेंट है, अजीत नाथ इंपॉर्टेंट है, शांभुनाथ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नीचे से मल्लीनाथ हमेशा न्यूज में क्या मतलब टॉपिक में रहते हैं, क्योंकि दिगंबर और श्वेतांबर के बीच में कंफ्लिक्ट होता है कि मल्लीनाथ एक कहते हैं पुरुष थे, एक कहते हैं मल्लीनाथ महिला थी, तो ये आपस में इनके कंफ्लिक्ट्स में रहते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर एक नेमीनाथ इंपॉर्टेंट है, एक पार्श्वनाथ इंपॉर्टेंट है और एक महावीर इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये जितने तीर्थंकर दिखाई दे रहे हैं ना, इनमें से 7 तीर्थंकर का नाम और इनका सिंबल, बस इन 7 का, ओनली दीज 7 जो मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किया, 1 2 3 4 5 6 7, आपको बस ये 7 तीर्थंकर्स और इनके सिंबल ध्यान में रखने। यू जस्ट नीड टू नो द नेम ऑफ दी 7 तीर्थंकर्स एंड द सिंबल, बस बात खत्म। इससे ज्यादा आपको यहाँ पे मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, आपका ऑटोमेटिकली उसी से काफी क्वेश्चंस लग जाएंगे, ठीक है। ये 7 तीर्थंकर्स के सिंबल्स एटलीस्ट आप लोग ध्यान में रखना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर कलिंगा वॉर कहाँ पे मेंशन? अब देखो ये मैं क्या बता रहा था कि बहुत बार पीवाईक्यू का जो थीम होता है ना वो रिपीट होता है, अब रिपीट होना स्टार्ट हो गया। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही कलिंगा वॉर के पहले हमने पढ़ा था कि सर रिलीजियस हार्मनी या रिलीजियस सिंथेसिज्म अपने को कौन से एडिक्ट में मिलता है। नाउ कमिंग टू द सेम पॉइंट, अभी बोल रहा है सर कलिंगा वॉर का अकाउंट जो है वो किसमें मिलता है? तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कलिंगा वॉर इज फाउंड इन रॉक एडिक्ट 13, 13वां रॉक एडिक्ट में अपने को कलिंगा वॉर दिखता है। कलिंगा से संबंधित हमने पूरा का पूरा टेबल आप सभी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है ताकि आप इसको याद कर पाओ। आई हैव गिवन यू एज अ सॉल्यूशन टू दिस, so that you guys can basically revise this entire rock edict। देखो यहाँ पे 13 नंबर रॉक एडिक्ट 13 क्या बोल रहा है? इट डिस्क्राइब अशोका विक्ट्री ओवर द कलिंगा एंड हिज सब्सिक्वेंट कन्वर्जन टू बुद्धिज्म, कि बेसिकली कलिंगा वॉर के बाद अशोका ने किस तरीके से बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था, उस चीज को यहाँ पे पूर्ण रूप में मेंशन किया गया हुआ है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इतने सारे एडिक्ट्स हैं, मैंने आपको इंपॉर्टेंट वाले उसी वक्त टिक करके बताया था कि बस यही एडिक्ट्स ध्यान में रखना, सारे याद मत करना। उन्हीं एडिक्ट्स में से एक एडिक्ट में फिर से क्वेश्चन आ गया। और मैं आपको एक और चीज यहाँ पे मेंशन कर चुका था कि अशोका में, राइट, दैट इज सम डिफरेंट स्लाइड, उस स्लाइड में मैंने मेंशन किया था कि अशोका में उनके एडिक्ट्स के ऊपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन एडिक्ट्स को ध्यान में रखना है। क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था और अभी अपने पास देखो ये अशोका है, मैंने कहा था कि अशोका के एडिक्ट्स पे क्वेश्चन आते हैं और उनके ऊपर में अपने क्वेश्चन देखने को भी मिल रहा है। तो दैट इज हाउ क्वेश्चंस आर फाउंड। तो अपने को इन एडिक्ट्स को ध्यान में रखना। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी स्लाइड्स में मैंने हैंडवर्क भी किया हुआ है, काफी कुछ क्वेश्चंस अपन अटेम्प्ट कर रहे हैं पिछले 10 साल के एंशिएंट के।
तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ इससे आपका बहुत सारा इंफॉर्मेशन बिल्डअप भी होता हुआ जा रहा होगा, ताकि एग्जाम में वहां पे जाकर के आपको प्रॉब्लम्स ना देखने को मिले। तो कलिंगा वॉर केस में सर ये रॉक एडिक्ट 13 में अभी हमने देखा, इट इज फाउंड इन द रॉक एडिक्ट 13, एज सिंपल एज दैट। सो ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर। आगे चलो सर। ओके, पृथ्वी व्याह प्रथम वीर वॉज द टाइटल ऑफ, ये टाइटल पृथ्वी व्याह प्रथम वीर किसको दिया गया है? ये टाइटल बेसिकली दिया गया है समुद्रगुप्त को। अब समुद्रगुप्त को क्यों टाइटल दिया गया है ना, वीर जैसा टाइटल क्यों दिया गया? क्योंकि समुद्रगुप्त जो है इनकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज काफी फेमस है। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी कहने का मतलब क्या है? इन्होंने अपने आप को विस्तारित किया है, यानी कि समुद्रगुप्त के कार्यकाल में जो गुप्ता एम्पायर था बहुत बड़े स्केल पे वो विस्तारित होता हुआ नजर आता है। समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड में इट एक्सपेंडेड ऑन अ ह्यूज लेवल दिस एंटायर एम्पायर। ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग इज समुद्रगुप्त एक काफी कमाल के रूलर है। इसलिए भी कमाल के रूलर है क्योंकि सिर्फ इनके टाइम पीरियड में बहुत ही बड़ा एक्सपेंशन नहीं हुआ, साथ में इनके टाइम पीरियड में गुप्ता एम्पायर को एक बहुत बड़ी पहचान भी मिलती है, क्योंकि एम्पायर बहुत बड़े स्केल पे बढ़ रहा है और इसीलिए इनको एक टाइटल भी दिया गया है, इस कॉलेज दी नेपोलियन ऑफ इंडिया। भारत के नेपोलियन, मतलब जिस तरीके से नेपोलियन ने यूरोप को कब्जा कर लिया था अपने आप को विस्तारित करके, वैसे समुद्रगुप्त ने भी कब्जा किया है। सो इज गिवन द टाइटल, ही इज कॉल्ड एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, ही इज गिवन सच काइंड ऑफ टाइटल्स। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, व्हाट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, कि भाई ये ऐसा रूलर है जिसको पृथ्वी या प्रथम वीर जैसा भी टाइटल बेसिकली यहाँ पे दिया गया, नवाजा गया, ताकि ये दिखाया जा सके कि कितना महान रूलर था, कितना महान क्या था सर, एक शासक था। अच्छा, मैं आपको एक दो चीज और बता दूं, जब अपन समुद्रगुप्त कर ही रहे हैं ना, तो समुद्रगुप्त को अच्छे से कर ही लेते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में एक चीज और याद रखना कि सर समुद्रगुप्त का बहुत ही इंपॉर्टेंस अगर मैं आपको बताऊं तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन या फिर हरि सेन है ना, हरि सेन जो थे ये इनके कोर्ट पोएट थे। क्या थे? कोर्ट पोएट, यानी कि राज कवि हरि सेन समुद्रगुप्त के। और हरि सेन ने समुद्रगुप्त के प्रति जो एक पूरा इंस्क्रिप्शन लिखा है उसको हम इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन या फिर हम उसको प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। राइट, क्या लिखा है उन्होंने? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जो बेसिकली क्या कंटेन करता है, तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को हम हिंदी में प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। इसमें बताया हुआ है कि समुद्रगुप्त ने किस किस रूलर को डिफीट किया, हराया है अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए। Who are those rulers who are defeated by समुद्रगुप्ता on his way to the expansion of empire, जिसके बाद इन्होंने अपने एम्पायर को बहुत बड़े स्केल पे एक्सपेंड किया। वही एक्सपेंडेड इज एम्पायर टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, उस चीज को बेसिकली यहाँ पे बताया गया है, मेंशन आउट किया गया हुआ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, अगला है सर कि जो 3 ह्यूमन स्केलेटन है सिंगल ग्रेव पे पाए गए थे, कौन से जगह पे? यूपी में है, दैट इज दी दमदमा। दमदमा, वहां पे एक सिंगल ग्रेव पे 3 ह्यूमन स्केलेटन देखने को मिलता है, जो कि उस टाइम से रिलेटेड था। तो दमदमा हियर इज दी राइट आंसर। 2016 के क्वेश्चन है, अब खत्म ही होने वाले। 16 में, 15 में, 17 में बहुत वन लाइनर पूछते थे, फैक्चुअल पूछते थे। अब थोड़े यूपीएससी के लाइन पे आना स्टार्ट कर दिया, मल्टी करेक्ट पूछना स्टार्ट कर दिया। मल्टी करेक्ट के साथ में आप थोड़े ऐसे क्वेश्चंस पूछे जहां पे वो कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर रहा है। पहले कहां पे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पूछी जाती थी, पहले जेनरिक स्टेटमेंट्स पे क्वेश्चंस ज्यादा होते थे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज हु वाज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला विहार? विक्रमशिला विहार के फाउंडर कौन है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आप सभी के लिए मैं रख के जा रहा हूं। मैं आपको हिंट भी दे देता हूं, 50-50 कर देता हूं ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। अब बताओ, आप बोलोगे तो आंसर भी बता दूंगा, बट थोड़ा सा आप लोग भी होमवर्क करके, आप गिवन यू द 50-50 एज वेल। आपको बताना है विक्रमशिला जो एक्चुअली में यूनिवर्सिटी थी, एक विहार है, राइट, उसके फाउंडर कौन रहे हैं? हु वाज द फाउंडर ऑफ दिस? अभी मैं टिक कर देता आंसर ऐसे घुमा करके, बट कोई नहीं, यस आपको बताना है कौन रहे हैं। नाउ इट इज द राइट वन टू टेल यू। ठीक है, एकदम वन लाइनर है, फैक्चुअल है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है सर, from which rock shelter of Vindhya maximum number of human skeletons have been found? यानी कि विंध्या के कौन से शेल्टर से बहुत ज्यादा अपने को ह्यूमन स्केलेटन मिला है? तो लेखैया, लेखैया, लेखैया जो है बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे ह्यूमन आपको स्केलेटन मिलेगा, स्पेशली विंध्या के रॉक शेल्टर्स से। रॉक शेल्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज ये अर्लीस्ट ह्यूमन शेल्टर्स होते थे, बहुत पुराने समय में लोग इसमें रहा करते थे। सो रॉक शेल्टर्स के एविडेंसेस भी इंपॉर्टेंट होते हुए नजर आते हैं। ठीक है, बाकी सब देखो, पहले 2016-15 में बहुत ही वन लाइनर फैक्चुअल टाइप क्वेश्चंस थे, तो क्वेश्चंस का लेवल क्या ही था, बट दैट इज हाउ दे यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चंस। एनीवेज, वी आर अबाउट टू ओवर दिस, आई थिंक ज्यादा बचा नहीं है, मोर 10-15 क्वेश्चंस आर लेफ्ट एंड वी आर गुड टू गो नाउ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश
और वन मंत्र, ये सभी चीज ये क्या है, दे आर द इंडिकेटर्स ऑफ व्हाट, यानी कि ये जितनी भी चीजों का आपने पढ़ा ये आपको बेसिकली कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये सारी चीजें पुरानाज में देखने को मिलती है। अच्छा एक चीज आप नोटिस करो, पुरानाज जो है ना ये थीम है यूपीपीएससी एग्जाम का, मतलब पुराण पहले उनके आइडियोलॉजी उनके टर्म्स पे क्वेश्चन पूछता था, अब पुराना से संबंधित क्वेश्चन आता है कि मौर्य के बारे में इस पुराण में मेंशन किया गया हुआ है, गुप्ता के बारे में उस पुराण में मेंशन किया हुआ है। 2024 में पुराना पे क्वेश्चन था कि वैदिक एज और पुराण में सबसे पुराने कौन है, तो मैंने आपको बताया था कि सर दोनों में सबसे पुराने आपको वैदिक एज वाली बुक्स दिखाई देती है। सो व्हाट यू आर एबल टू रिलेट इज कि नाउ दे आर आस्किंग क्वेश्चन मोर ऑन दिस थीम ऑफ पुरानास, राइट। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसका आंसर क्या होगा सर, पुराना। तो देखो सर्ग प्रति या सर्ग हो या फिर प्रतिसर्ग हो, वंश हो या फिर मनवंता हो, ये सब के सब क्या है, ये पुरानास के 5 कैरेक्टरिस्टिक है, जिसमें आपको वंश और नक्षत्र भी दिखाई देगा। तो सर्ग का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ क्रिएशन, कि किस तरीके से क्रिएट किया गया सब कुछ। प्रतिसर्ग का मतलब होता है क्या है, रिसरेक्शन ऑफ क्रिएशन, जो क्रिएशन है इसको रिसरेक्ट कैसे करेंगे। वंश का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली कहते हैं ना वंश यानी कि जो खानदानी होती है, वंश होती है यानी कि जो सेजेस साधु महात्मा है उनकी जो जिनोलॉजी है, गॉड है, किंग्स है, उसको वंश कहते हैं। वैसे मन व्रत आपको दिखाई देगा कि जो अलग अलग मनु के टाइम पीरियड में जो अलग अलग काल बीते हैं, एज बीते ना, मनु जो थे, मनु का युग, मनु के बारे में हम काफी कुछ पढ़ते हैं अपनी बुक्स में, राइट। और वैसे आपको वंशोचरिता दिखाई देगा जो एक्चुअली में मनु के टाइम पीरियड में जो भी कुछ हुआ उसको एक जगह पे कंटेन करता हुआ नजर आता है। तो इस तरीके से आपको ये अलग अलग पुरानास के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं, इनको ध्यान में रखना है। पुरानास के अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन आया तो इसी पे पूछेगा। अगला है आपके सामने 2 मैच द कॉलम है, एक तरफ में आपके पास में एम्परर्स और दूसरी तरफ में उन एम्परर्स के टाइटल है। बेसिकली आपको बताना है कि कौन सा टाइटल किस एम्परर को दिया गया था, इसमें से कौन से ऑप्शन सही है। जैसे अगर आप एक तरफ में देखोगे तो आपको अशोक दिखाई देंगे, समुद्रगुप्त दिखाई देंगे, चंद्रगुप्त सेकंड दिखाई देंगे और एक तरफ स्कंदगुप्त दिखाई देंगे, और सामने आपको उनके टाइटल्स दिखाई देते हैं। तो एक तो टाइटल जो सबसे बेसिक है, सबने पढ़ा हुआ है, मैंने भी आपको बताया कि चंद्रगुप्त सेकंड को अपन विक्रमादित्य भी कहते हैं, इनका पूरा नाम है चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य, यानी कि सी का 4 दिखाई देगा। देखो सी का 4 का इसी से आंसर निकल गया, इसके बाद कहीं जाना ही नहीं है। सो इजी फॉर टू फाइंड द आंसर। वैसे अशोक को भी क्या बोलते हैं, तो इसको प्रियदर्शनी भी कहते हैं, है ना। तो देव नाम पिया प्रियदर्शी ऐसा करके अशोका के टाइटल्स रहे। तो ए का टू आपको इसी में दिख रहा है। तो आप ऐसे भी एक दो क्वेश्चंस में निकालोगे ना तो यू विल डायरेक्टली लैंड टू द राइट आंसर। इन टाइटल्स को एटलीस्ट ध्यान में रखना, और टाइटल्स में एक चीज याद रखना, जो गुप्ता पीरियड है ना, गुप्ता एज है, इसमें बहुत सारे आपको टाइटल्स दिखाई देंगे। गुप्ता रूलर्स का खास करके एक पैशन था दैट दे यूज्ड टू हैव टाइटल्स। कोई अपने आप को विक्रमादित्य बुला रहा है, कोई अपने आप को, है ना, राजाओं के राजा महाराजा बुला रहा है, मतलब अलग अलग टाइटल्स अलग अलग तरीके से खुद को बुलाना, दैट इज समथिंग व्हिच इज फाउंड मोस्टली इन द गुप्ता रूलर्स, जो कि आपको जनरली इनमें दिखाई देता हुआ नजर आता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हु अमंग द फॉलोइंग हैड नॉट कम टू इंडिया विद अलेक्जेंडर, मतलब इनमें से कौन है जो भारत नहीं आए थे अलेक्जेंडर के साथ में। इंटरेस्टिंग सी बात है, बाकी लोगों का नाम अगर आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, लेकिन इतना आपको ध्यान रखना है कि जो डेमाइकस आपको दिखाई दे रहे हैं ये एक्चुअली में उस वक्त में भारत में थे नहीं। इन्होंने एक्चुअली में अलेक्जेंडर के ऊपर में स्टोरी लिखी थी, उसी टाइम पीरियड में कॉन्टेम्पररी थे, बट ये एक्चुअली में भारत में नहीं आए थे। बट हाँ, अलेक्जेंडर जो भारत में आया था उसके ऊपर में इन्होंने पूरा स्टोरी लिखा हुआ था। तो कहीं पे ही इज द पर्सन हु डिड नॉट कम टू इंडिया, बट यस ही हैड रिटन अ स्टोरी अबाउट द अलेक्जेंडर इन्वेजन टू इंडिया। तो आपको ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिखाई देगा। ये भी एंशिएंट का पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। Next is in the early Rigvedic period, what was considered to be the most valuable property? अभी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको सब थोड़ी देर पहले बताया, few minutes before I just taught you about the अघन्य। याद करो, अघन्य, राइट, जिसको मार नहीं सकते, है ना, जो सबसे वैल्यूएबल है। अभी हमने पढ़ा where we read that, और ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, ठीक है। देखो ये, अब ये क्वेश्चन 17 में भी आया, 15 में भी आया कि अघन्य जो बहुत जगहों पे ऋग्वेद में मेंशन किया गया है, क्या है सर, काउ। अघन्य का मतलब समथिंग व्हिच कैन नॉट बी किल्ड, जो बहुत ही पवित्र है, बहुत ही पायस है, उसको मारा नहीं जा सकता, राइट। और ये ऋग्वेद में मेंशन किया गया गाय के लिए, जो कि पेस्टोरल सोसाइटी थी, तो उस हिसाब से चीजें आपको यहाँ पे चलती हुई नजर आती हैं, और एग्जैक्टली सेम पैटर्न पर उन्होंने फिर से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलें। एनीवेज, नाउ हु वर पॉलीगर्स ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में अपने को कुछ पॉलीगर्स दिखाई देते। अब एक क्वेश्चन आता है, सर ये पॉलीगर्स है कौन।
साउथ इंडिया में जो पॉलीगर्स अपने को दिखते हैं ना, हु आर दिस पॉलीगर्स ऑफ साउथ इंडिया? तो सर पॉलीगर्स एक्चुअली में साउथ इंडिया में जो रूलर्स थे ना, उनके मिलिट्री कमांडर्स, एक तरीके से कहो तो टेरिटोरियल मिलिट्री गवर्नर्स थे, जो एक्चुअली में मदद करते थे। दे वर दी टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री गवर्नर, जो बेसिकली रूलर को मदद करते थे डिसीजन लेने में, अटैक्स में, बहुत सारी जगहों पे दे यूज्ड टू हेल्प द रूलर्स। ये एक्चुअली में पॉलीगर्स होते थे। और पॉलीगर्स का रिवोल्ट, पॉलीगर्स का आक्रमण, पॉलीगर्स का इतिहास काफी इंपॉर्टेंट रहा है। वी हैव रेड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द पॉलीगर्स। तो आपको क्या दिखाई देगा? द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज ये कहीं ना कहीं मिलिट्री गवर्नर्स थे, दे वर द पॉलीगर्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Who out of the following performed a ritual called हिरण्यगर्भा? हिरण्यगर्भा नाम का एक रिचुअल है, इसमें से किसने इस पर्टिकुलर रिचुअल को परफॉर्म किया है? Who among the following had performed this particular ritual of हिरण्यगर्भा? हिरण्यगर्भा जैसा जो रिचुअल है, इसको बेसिकली किसने परफॉर्म किया हुआ है? ठीक है, अब हिरण्यगर्भा एक्चुअली में इसको गोल्डन वुम्ब कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सा रिचुअल है, गोल्डन वुम्ब भी इसको कहा गया है। और इस रिचुअल को परफॉर्म किया था डंटी दुर्ग ने, जो कि एक राष्ट्रकूटा रूलर थे। कौन से थे? राष्ट्रकूटा के रूलर थे। क्या नाम था इनका? नाम था सर डंटी दुर्ग। दो तीन चीजें ध्यान में रखना है, ये डायनेस्टीज जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, आपको अगर ये बॉम्बिंग ऑफ इंफॉर्मेशन लग रहा है, इट इज बिकॉज आपने शायद इनको पढ़ा नहीं है। If you know about the Rashtrakuta, if you know about the Satavahanas or Ishkawakus, right? If you know about these dynasties ना, फिर आपको ये बॉम्बिंग ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं लगेगा, रेदर देन दैट रिवीजन ऑफ इंफॉर्मेशन लगेगा। बट बेसिकली बहुत बार एस्पिरेंट्स क्या होता है ना, हिस्ट्री को सीरियसली सही तरीके से कवर नहीं करते, सही सोर्सेज को फॉलो नहीं करते, शॉर्टकट्स के माध्यम से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को मिस आउट कर देते हैं। और चूंकि हिस्ट्री में फैक्ट्स बहुत ज्यादा होता है, तो बाद में उनको ऐसा रियलाइज होता है कि ये सब चीजें हमारे सर के ऊपर से जा रही हैं। दे स्टार्टेड टू फील समथिंग लाइक दिस। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी हिस्ट्री पढ़ो तो कुछ रेलिवेंट सोर्सेस को पढ़ो। फॉर एग्जांपल आर एस शर्मा की किताब काफी इंपॉर्टेंट बुक है, राइट? यू कैन डेफिनेटली रीड दिस पर्टिकुलर बुक एंड नॉट जस्ट दी आर एस शर्मा। आर एस शर्मा के साथ साथ में अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो आप तमिलनाडु पब्लिकेशन की बुक भी पढ़ सकते हो। आर एस शर्मा की बुक में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिखाई देते हैं, तमिलनाडु पब्लिकेशन की बुक्स में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिखाई देते हैं। और ये दोनों बुक्स अगर आपने ठीक तरीके से कवर किया है तो आपका एंशिएंट ठीक ठाक तरीके से कवर्ड है। अदरवाइज आपने क्लासेस एटलीस्ट ली हो किसी फैकल्टी से, उनके नोट्स को फॉलो किया हो, बिकॉज जो हम लोग क्लासेस में पढ़ाएंगे वहां पे बहुत सारे कोर्सेज को, बहुत सारे बुक्स को अपन क्या करते हैं, एक जगह एमलगमेट करके उनके इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को एक जगह रख करके पढ़ाते हैं, सो दैट एन एस्पिरेंट डू नॉट हैव टू रन अबाउट फॉर लॉट ऑफ बुक्स, उसको बहुत सारी किताबों के लिए भागना ना पड़े, उसको एक ही जगह पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो या तो आपने कहीं पे कुछ वैसा करके पढ़ा हुआ है तो आपने इन नामों को देखा होगा, आपके लिए बॉम्बिंग ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं लगेगा, या फिर अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट ये रेलिवेंट सोर्सेज को पढ़ो, एटलीस्ट रीड दीज रेलिवेंट सोर्सेज, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट इज हु रेनोवेटेड सुदर्शन लेक विदाउट यूजिंग फोर्स्ड लेबर? कौन है सर जिन्होंने सुदर्शन लेक को रिपेयर कराया है, रिनोवेट कराया है? सो दैट इज रुद्रदमन। आपको पता है सर रुद्रदमन का काफी अच्छा इतिहास रहा है। सुदर्शन लेक के आसपास का एरिया जो था, राइट, उसको रेनोवेट कराया गया, बनाया गया। एक्चुअली में सुदर्शन लेक और उसके आसपास का जो एरिया है ना, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो चंद्रगुप्त मौर्य, इनके गवर्नर थे जो बेसिकली वहां पे पोस्टेड थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बेसिकली उस एरिया को ग्रो कराया था, डेवलप करवाया था, बनाया था। उसके बाद धीरे धीरे करके अलग अलग रूलर्स आते हैं और अलग अलग रूलर्स ने भी उस एरिया पे अलग अलग तरीके से काम किया हुआ, वहां पे रेनोवेशन का काम कराया, कुछ कुछ नई चीजों को बनवाया। बट दैट इज हाउ थिंग्स स्टार्टेड। कहीं ना कहीं वो चीजें रुद्रदमन से ही वहां पे शुरू होते हुए नजर आती हैं। ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन है सर, इट्स प्योर फैक्चुअल। मैं हमेशा बोलता हूँ ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आओ। अब ये क्वेश्चन पूछता भी नहीं, सब 2014 में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, बट नाउ दे आर नॉट आस्किंग एनी सच क्वेश्चन, सो यू कैन जस्ट लीव दिस क्वेश्चन एंड मूव अहेड। अभी ऐसा प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बट पहले पूछते थे ये लोग, है ना? 12, 13, 14 में तो खैर आपको पता ही है एग्जाम का लेवल क्या था। 13 से 26, 13 साल बीत चुके हैं। थिंग्स हैव कंप्लीटली चेंज्ड। अभी अपन ने पहले के क्वेश्चंस देखे थे, नाउ यू कैन सी द क्वेश्चंस ऑफ 2013 हाउ दे आर आस्किंग। ह्यूज डिफरेंस, मैसिव डिफरेंस, अनबीटेबल, मतलब अलग ही लेवल का डिफरेंस आपको दिखाई देगा यहाँ पे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट टू बी इनिशिएटेड इन हिज रिलीजन बाय गौतम बुद्धा? एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टोरी आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि सबसे अंत में कौन थे जो गौतम बुद्धा के द्वारा उन्हीं के रिलीजन में बेसिकली एक्सेप्ट किए गए थे, मॉन्क के रूप में एक्सेप्ट किए गए थे, या फिर आप ऐसा कह सकते हो। तो इस पे आपको ना बेसिकली किसका, तो सर सुबोध, सुबोध का एक कहानी आपको दिखाई देगा। ऐसे कहते हैं कि जो सुबोध थे, राइट,
ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, इनके पास कुछ प्रश्न थे और उन प्रश्नों का ये जवाब चाहते थे, लेकिन इनको पता था कि गौतम बुद्धा अपने लास्ट स्टेज पे, गौतम बुद्धा ने उनकी उनकी आत्मा ने उनके शरीर को त्याग किया है कुशीनगर में, जो कि यूपी में, जिसको अपन महापरिनिर्वाण भी कहते हैं, राइट। नाउ इंटरेस्टिंग सी बात आपको क्या दिखाई देगा वहां पे कि बेसिकली ये जो इंसान थे ये एक्चुअली चाह रहे थे कि बुद्धा से मिले और अपने प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करें, जो इनके कुछ प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करें और इनको एक नया नया रास्ता दिखाई दे कि कौन, ये सुबध, राइट। तो बेसिकली बुद्धा की स्थिति बहुत कमजोर थी, बुद्धा ऐसे जमीन पे, मतलब जमीन के अपने बेड पे पड़े हुए थे और बहुत ही बुरी स्थिति में थे, मतलब वो अपने शरीर को त्याग करने वाली स्टेज पे आ चुके थे। तो ऐसा कहते हैं कि सर बुद्धा के साथ में उनके डिसाइपल थे आनंदा, आनंदा जो थे वो बुद्धा के डिसाइपल थे, वो बुद्धा की बात को मानते थे और बुद्धा का देख रेख भी करते थे, राइट। आनंदा नहीं चाहते थे कि इस स्टेज में बुद्धा, जब इस क्रिटिकल स्टेज में, इस स्टेज में कोई उनके पास आए, उनसे कोई बात करे, उनको कोई परेशान करे, सीधी सी बात है। तो सुबध जो थे ये बहुत ज्यादा चाहते थे कि यार इनके प्रश्नों का जवाब नहीं मिल रहा, देयर शुड बी आंसर दैट ही शुड बी नोइंग, इनको अपने प्रश्न के जवाब चाहिए थे। तो ये चाहते हैं कि बुद्धा से बात करने के लिए, लेकिन आनंदा ने मना कर दिया कि बुद्धा की स्थिति बहुत ही क्रिटिकल है, आप उनसे नहीं मिल सकते। बुद्ध ने इन दोनों का बात करते हुए देखा तो बुद्ध को ये बात समझ में आ गया था कि जो सुबध है वो बेसिकली मुझसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, है ना, लेकिन आनंदा मना कर रहे चूंकि मेरी स्थिति खराब है, तो बुद्धा ने अलाउ कर दिया कि नहीं कोई बात नहीं, उनको आने दो, लेट हिम आस्क द क्वेश्चन। तो वहां पे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे, बुद्धा ने कुछ आंसर किया। तो ऐसा कहते हैं कि सर ये जो सुबध जो थे ये एक्चुअली में सबसे लास्ट इंसान है जो एक्चुअली में गौतम बुद्धा के द्वारा उनके रिलीजन में इनिशिएट किए गए। जैसे क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट टू बी इनिशिएटेड इन हिज रिलीजन बाय गौतम बुद्धा, तो ही वाज द सुबध, क्योंकि सुबध के ज्वाइन करने के बाद चूंकि गौतम बुद्धा की खुद स्थिति इतनी खराब थी कि ही वाज अबाउट टू डाई, कुछ टाइम बाद तो गौतम बुद्धा की खुद ही डेथ भी हो जाती है। तो आपको यहाँ पे इसका आंसर क्या दिखाई देगा, इसका आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज सुबध, जो कि आपको यहाँ पे आंसर ग्रुप में दिखाई देता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ऐसे ही एक वर्ड आपको दिखाई देगा सीता, मौर्य एज में सीता जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म सीता, जो मौर्य एज से रिलेटेड है। अब सीता और सीता अध्यक्ष ना ये बहुत ही रेलेवेंट है, इस पे इस बार भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली डिपार्टमेंट, जैसे भी एग्रोनोमई के ऊपर अपन ने क्वेश्चन देखा था कि एग्रोनोमई कौन होते हैं, तो हमने देखा था ना कि अभी एग्रोनोमई वो है बेसिकली जो एग्रीकल्चर और बाकी चीजों से संबंधित एसोसिएटेड है, तो वैसा क्वेश्चन यहाँ पे सीता और सीता अध्यक्षा को लेकर के भी बन सकता है। तो बेसिकली क्या है सर सीता, सो सीता इज अ रेवेन्यू फ्रॉम द क्राउन लैंड, यानी कि वो जमीन जो क्राउन लैंड है, जो राजा की जमीन है, जो प्रजा की जमीन है, जो बेसिकली उस राज्य की जमीन है, जो क्राउन लैंड है, उस लैंड से जो रेवेन्यू आता है उसको कहते हैं अपन सीता। और ये जो रेवेन्यू है इसका इस्तेमाल किया जाता है जो राजा रजवाड़े में जो भी आम खर्चे, फॉर एग्जाम्पल राजा की जो फैमिली के एक्सपेंसेस हैं, राइट, पैलेस है, बड़ा सा कोई बहुत बड़ा किला है उसको बनाना है, उसमें जो खर्चे हैं वो सब ये क्राउन लैंड से जो भी रेवेन्यू आया, जो भी पैसा आया, इसका इस्तेमाल करके बेसिकली उन चीजों को रेनोवेट किया जाता है, उन चीजों को इम्प्रोवाइज किया जाता है, उन चीजों में बेसिकली इस पैसे का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज दी सीता। क्या बोलते हैं इसको, इसको अपन सीता कहते हैं। अच्छा, जो इंडिविजुअल इस सीता को ध्यान रखते हैं, देखते हैं, उनका नाम होता है सीता ध्यक्षा, सीता ध्यक्षा, सीता ध्यक्षा वो अधिकारी हैं जो बेसिकली क्राउन लैंड के पैसे को, रेवेन्यू को मैनेज करते हुए नजर आते हैं, यानी कि जो सीता को मैनेज करते हैं वो कौन है सर, ही इज द सीता ध्यक्षा हु इज एक्चुअली डूइंग द मैनेजमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर लैंड, दैट इज द सीता, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है सर, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन भी है ना, यस ये लास्ट क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि जो अर्लीस्ट ऑकरेंस है, राइट, मंत्र फेमस नॉन एज गायत्री मंत्र इज फेमस इन द फॉलोइंग टेस्ट, यानी कि जो आपके पास गायत्री मंत्र दिखाई देता है उस गायत्री मंत्र का सबसे पुराना रिकॉर्ड, सबसे पुराने बार में गायत्री मंत्र कहाँ पे आपको दिखाई देता है, कौन से बुक्स में आपको गायत्री मंत्र दिखाई देगा, सो इट इज दी ऋग्वेद, ऋग्वेद में अपने को गायत्री मंत्र दिखाई देता हुआ नजर आता है। इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन है सर, ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज इन दी थर्ड मंडल ऑफ द ऋग्वेद, ऋग्वेद के कौन से मंडल में सर, ये ऋग्वेद के थर्ड मंडल में। दूसरा, ऋग्वेद को किसने कंपोज किया, है ना, तो इट वाज कंपोज बाय विश्वा विश्वामित्र, है ना, इट इज द विश्वामित्र हु एक्चुअली गॉट दिस कंपोज्ड, है ना, जिन्होंने बेसिकली इसको कंपोज किया था, कौन है सर, वो है आपके विश्वामित्र। कौन से मंडल में पाया जाता है सर, ये आपके थर्ड मंडल यानी कि तीसरे मंडल में पाया जाता है इन दी ऋग्वेद, दैट इज दी गायत्री मंत्र। प्लस ऋग्वेद के
सातवें मंडल में क्या पाया जाता है? व्हाट डू यू फाइंड इन द सेवेंथ मंडल ऑफ ऋग्वेद? तो ऋग्वेद के सातवें मंडल में अपने को बैटल ऑफ 10 किंग्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, 10 राज युद्ध, राइट, जो रिवर रवि के पास, यानी कि उसका एंशिएंट नेम था परुष्णी, है ना, परुष्णी नदी, परुष्णी रिवर, है ना, परुष्णी रिवर किसको बोलते हैं? रवि को, रवि का पुराना नाम था परुष्णी। तो रवि रिवर के पास में होता हुआ नजर आता है, ये सातवें मंडल में दिखाई देगा। तो ऐसे ना ऋग्वेद में 10 मंडल्स हैं, उनके मंडल्स के ऊपर में बहुत बार क्वेश्चंस भी पूछ दिए जाते हैं, तो थोड़ा सा उसको भी ध्यान में रखना। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन व्हिच इज बीन आस्क्ड ऑन द मंडल्स ऑफ ऋग्वेदास, तो वो भी अपने से गलत नहीं होने चाहिए। तो अभी हमने ना क्या किया, पिछले 12-13 साल के यानी कि 2013 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो एंशिएंट इंडिया में पूछे जाते हैं अपने एग्जाम में, वी हैव कवर्ड ऑल दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, और उन क्वेश्चंस के माध्यम से हमने पूरा का पूरा अपना एंशिएंट इंडिया को रिवाइज किया। तो लगभग 1.25 घंटे के आसपास की क्लास हुई, यानी कि 1 घंटे 45 मिनट के आसपास की क्लास हुई है, और इस पर्टिकुलर क्लास में अपन ने 60 के आसपास में क्वेश्चन कवर अप किए, और इतने ही क्वेश्चन बेसिकली पिछले 10-12 साल में आपके एग्जाम में एंशिएंट में पूछे गए। एंशिएंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया में पूछे जाते हैं, यानी कि ऐसे एंशिएंट का सेशन हुआ 1.5 घंटे से पौने 2 घंटा यानी कि 2 घंटे के आसपास में, मिडिवल का भी 1.5 घंटे के आसपास होगा, मॉडर्न इंडिया हो सकता है सर 2-2.5 घंटे का सेशन जाए, यानी कि जो क्यूमुलेटिव आप एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों को एक साथ मिलाओगे तो पूरा हिस्ट्री का जो सेशन होगा वो आपके 6 घंटे के आसपास का सेशन होता है पीवाईक्यू का, उसमें अपन पूरा हिस्ट्री एक बार में कवर अप करते हुए नजर आते हैं। बट बाय दिस पर्टिकुलर सेशन आई एम होपिंग कि जितने भी एस्पिरेंट है जो सिंसियरली एंशिएंट इंडिया को रिवाइज कर चुके होंगे या फिर रिवाइज कर रहे होंगे, उनको इन क्वेश्चंस के माध्यम से समझ में आ चुका होगा कि आपको अपने एग्जाम्स में किस तरीके से इनको अटेम्प्ट करना है। साथ में इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको कौन से थीमेटिक एरियाज पे ज्यादा फोकस करते हुए चलना है। बहुत ज्यादा हर्षवर्धन और बाकी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर्षा जैसे टॉपिक्स को इग्नोर करके चलो, उनका भी रिलेवेंस है, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। बट बुद्धिज्म, जैनिज्म, इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स, स्टोन एज में मेसोलिथिक एज जैसे साइट्स, राइट, उन साइट्स के प्रेजेंट डे क्या लोकेशंस है, या इंपॉर्टेंट साउथ इंडियन डायनेस्टी फॉर एग्जांपल चोलास, पल्लवास, चालुक्यास, ऐसे एरियाज पे एग्जामिनर का शिफ्ट थोड़ा ज्यादा होता है, स्पेशली यूपीपीएससी एग्जाम में, जो कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके एंशिएंट इंडिया का देखा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी हमने क्वेश्चन किया, इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपका एक ब्रॉड आइडिया क्लियर हो चुका होगा, और आप उसी डायरेक्शन में आप इस एग्जाम को लेकर के, अपने प्रीलिम्स को लेकर के प्रिपेयर भी कर रहे होंगे। बाकी सेशंस में आने वाली क्लासेस मिडिवल और मॉडर्न की होंगी, दैट विल बी डूइंग दिस। तो आज की क्लास को हम यहीं पे रखते हैं, विल कीप द क्लास अप टू हियर, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कंसिस्टेंट इन द बैचेस टिल द एंड। आपने पूरे के पूरे सेशंस को देखा है, बाकी प्रिपरेशन पे लगे रहो, एग्जाम दिसंबर में होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो अभी से आपके पास में बहुत ज्यादा टाइम बचा नहीं है ना, 5-6 महीने बचे हुए, जनरली 5-6 महीने सही तरीके से यूज करने पे आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अच्छे खासे प्रिपरेशन भी हो जाएंगे, और बहुत कुछ है जो आईटीपी होगा जो अपन लेकर के आएंगे जब एग्जाम नजदीक आता हुआ नजर आएगा। तब तक इसको पढ़ते रहो, रिविजन करते रहो, क्वेश्चंस करते रहो, अपन सेशन लगाते रहेंगे, मिलते रहेंगे, और डिस्कशंस में आगे भी चीजों को अच्छे से कवर अप करते हुए नजर आएंगे। सो दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।